General Organic Chemistry. General Organic Chemistry. मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मेरी नींद अच्छा गाना पूरा नहीं हो, वापस करते हैं, जितने में सारे बच्चे आ जाएंगे। ओके। मैं शायर तो नहीं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मगर ऐ हंसी जब से देखा जीओसी को, मेरी नींद उड़ गई, मेरा नींद में क्या होगा। चलो तो आज का सेशन का नाम क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। सो दिस इज गॉश, यस। सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज हमें जो पूरा चैप्टर है उसको एक ही शॉट में खत्म करना है। ये चल रहा है धूम सीरीज और आप मुझे देख रहे हो वेदांतो नीट मेड इजी चैनल पे गाइस, जो इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेदांतो का सबसे बड़ा चैनल है। आप मुझे देख रहे हो वेदांतो नीट मेड इजी चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड आपका केमिस्ट्री का दोस्त, नॉट एट ऑल घोस्ट, अरविंद अरोरा। और लोग प्यार से मुझे क्या बुलाते हैं? ए स्क्वायर। सो गाइज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमें जीओसी को खत्म करना है और आपको पता ही है कि जीओसी कितना इंपॉर्टेंट है। जीओसी में लोगों का GOC हो जाता है। जीओसी का मतलब GOD हो जाता है। जीओसी में लोगों का GOD हो जाता है। GOD का मतलब भगवान को याद करते हैं, ओ भगवान, ओ अल्लाह बचा ले। सो आज मैं आपको इस चैप्टर को आसान बना दूंगा, इसीलिए मैंने इसके लिए कितना प्यारा गाना लिखा है। कौन सा वाला? मैं शायर तो नहीं। चलो फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और मैं हूं आपका केमिस्ट्री दोस्त। और आप मुझे कहां पर देख रहे हो? वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो भैया, सीधी बात है, आप बहुत मुझे प्यारे लगते हो, आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे चैट में बात करूं। लेकिन यहां पर एक उसूल है, चैट में हम उन्हीं के चैट देख पाते हैं जो सेशन को लाइक करते हैं। तो आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिल बड़ा है तो सेशन को लाइक जरूर करो, क्योंकि आपके सेशन बेसिकली सेशन शुरू होगा तो आपके चैट्स में तभी देख पाऊंगा। सो डू लाइक दिस सेशन गाइज। दिल बड़ा है, लाइक जरूर करो, मैं आपका नाम जरूर लूंगा। चलिए यहां पर जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनसे बात कर लेते हैं। कौन कौन यहां पर है जरा देखें। ओके, सो काफी बच्चे हैं। तिया, उसके बाद है शिबू, आस्था, समीरा, मीनाक्षी, गुंजन, गुरलीन, दीपा, विटल, अंकित, अक्षय, विवेक, पूजा, विजय, ओके, निकेत, शिजुका है ना, और वीरेंद्र और श्यानी और जय और सौरीन, प्रियंका रॉय और धनश्री, विजयपाल, मधुश्री, 20 रुपए देने वाला भी है कोई उसका नाम नहीं दिखा, 20 रुपए दिखे चलो, पूर्वी, सृजा, अभिषेक, डॉक्टर अवंतिका, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, अनिल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। दिल बड़ा है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जब आप थम्स अप देते हो तो आपके चैट हम पढ़ पाते हैं, थम्स डाउन देते हो तो आपके चैट नहीं पढ़ पाते हैं। सो आप लोग सेशन को लाइक जरूर करो। सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मैं देख पाऊंगा। 857 बच्चों ने लाइक कर दिया है, दैट्स रियली ऑसम। दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करना। चलिए आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज का हमारा एजेंडा ये है कि हम जीओसी के पूरे चैप्टर को, यस, जीओसी के पूरे चैप्टर को, जो कि आपके 11th क्लास का चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसकी पूरे चैप्टर को एक ही शॉट में खत्म करना है। ठीक है। सो आज मैं आप लोगों को जीओसी के पूरे चैप्टर को एक शॉट में खत्म कराऊंगा। आज ही हमारा एजेंडा है जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, जिसमें हम लोग ना कार्बन के ऑर्गेनिक स्पीसीज को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दूंगा। कार्बन की हाइब्रिडेशन के बारे में बात करेंगे, आयुपैक कैसे नेम कैसे लिखे जाते हैं, उसके अलावा आयुपैक नेम के बाद हम लोग यहाँ पर आइसोमरिज्म के ऊपर बात करेंगे और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एजेंडा हमारा ये है कि हमको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही शॉट में खत्म करने हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने नहीं गाना गा के सब्सक्राइब किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।
ओके सो गाइस सब्सक्राइब जरूर करो यार चैनल को, क्योंकि ना पता है ये अपना फैमिली और अपना परिवार है, और अपने परिवार को ना सारों की जिम्मेदारी होती है कि उसको आगे लेके जाएं, आगे बढ़ाएं। जितनी भी स्लाइड्स है प्रिपेयर की हैं गौतम भारद्वाज ने, सो थैंक यू सो मच गौतम भारद्वाज। ओके सो चलिए गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी चैट्स पढूं और आप लोग हमेशा चैट्स में जिंदा रहो तो लाइक जरूर कर देना, अदरवाइज हमें दिखेगा ही नहीं। और इसके अलावा गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई साहब, 10 तारीख को हमारा नया बैच शुरू हुआ है 10th ऑफ अगस्त को, और अगर आपने अभी तक भी उसमें एनरोल नहीं करवाया तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। सो इन दैट केस अगर आप अभी भी एनरोल करवाना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको लिंक देता हूं, दैट इज vdnt.in/NEETCC। ये अपना क्या है, ये नीट सीसी, ये हमारे पास लिंक है जिसको क्लिक करके आपको क्या करना है, जिसको क्लिक करके आपको क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है। लेकिन आप सीधे नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको कूपन कोड चाहिए। तो कूपन कोड मैं आपको देता हूं AA2020। जैसे आप AA2020 को अवेल करते हो ना, आपको 1500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और आपको ये पूरा कोर्स मात्र 2999 रुपए में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वेदांतु से जुड़ने का सुनहरा अवसर आपके पास 10 अगस्त से शुरू हुआ है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब तो 11 ही है, एक ही दिन निकला है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, इंतजार मत करो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। इसके अलावा क्योंकि आपको बहुत मजा आता है हमारे साथ पढ़ने में, सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे भाई बहन को लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करवाओ वेदांतु का, बहुत मजेदार है। और लॉन्ग टर्म बैच में आपको एक्सेस मिलता है सभी टीचर्स की क्लासेस लेने का, 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस में। तो बेसिकली यहां पर ये है लिंक vdnt.in/YT Pro, ये लिंक है जिस पे जाके आप एक काम कर सकते हैं। मैं आपको यूजर आईडी बेसिकली यूजर कोड देता हूं, मतलब एक ऐसा कोड जिससे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज AA Pro। तो ये AA Pro बेसिकली एक कूपन कोड है जिसको आप अवेल कर सकते हो, और पूरे साल भर की फीस बताऊं तो आप हैरान रह जाओगे, मात्र 27,000 रुपए पूरे साल भर की फीस है। इसका मतलब अगर 12 महीनों की फीस देखोगे तो मात्र 2252 रुपए। ओ माय गॉड, इतनी कम फीस, ओ माय गॉश। तो फाइनली वेदांतु से जुड़ने का आपके पास सुनहरा अवसर है, फटाफट से जुड़ जाओ, इंतजार मत करो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, अपने छोटे भाई बहन को ज्वाइन कराओ। एंड फाइनली गाइस एक बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी न्यूज क्या है, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया बॉटनी की टीचर कब आएगी, बॉटनी की टीचर कब आएगी। तो यस, कल ही आप लोगों से मिलने वाली है आपकी नई बॉटनी की टीचर, जिन्होंने MSc इन लाइफ साइंस किया हुआ है, मतलब काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। 3 साल से वो इस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस 3 साल से वो ले रही हैं, और 1000 से ज्यादा बच्चों को वो अभी तक गाइड कर चुकी हैं। तो मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, कल आप उनसे रूबरू होंगे। आपके लिए, उनके लिए एक स्पेशल सेशन है आप लोगों का, जिससे आप उनसे इंटरेक्ट कर पाओगे। आपकी नई बॉटनी की टीचर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे, वो आने वाली हैं। सो आप कल का इंतजार करो और उनसे आप डायरेक्टली मिल सकते हो। एंड फाइनली गाइस आज के सेशंस की डिटेल है, अभी तो अगर जिस दिन आपकी बायो की बॉटनी टीचर आ जाएगी तो आपके सेशंस की डिटेल बेसिकली और हैवी हो जाएगी, मतलब आप लोगों को यहाँ पर और ज्यादा सेशंस देखने को मिलेंगे। सुबह 2 बायो के सेशंस होती हैं जो जूलॉजी के होते हैं, उसके अलावा फिजिक्स के 2 सेशन हमारे गौरव के होते हैं, उसके अलावा आप मेरे सेशन आज में केमिकल बॉन्डिंग, बहुत मजेदार सवाल थे, जाके देख लेना, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसके अलावा धूम सीरीज आप लोग देख रहे हो जीओसी, और अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोलस लोअर लेने वाला हूं, इसके जस्ट बाद एक और सेशन होगा। चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। 1000 बच्चे आ चुके हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप को मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, उसमें 35,000 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, फटाफट से कर लो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है भाई। वेदांतु नीट ऑफिशियल, ये है हमारा टेलीग्राम का एकमात्र ग्रुप जिसमें हम लोग सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जाओ फटाफट से ज्वाइन करो, इंतजार किस बात का है। चलिए भैया, वन शॉट में अभी हम लोग धूम सीरीज का जीओसी खत्म करते हैं। आर यू गाइज एक्साइटेड? बताओ, एक ही शॉट में हम लोगों को वन शॉट में खत्म करना है किसको? जीओसी को किल करना है। सो आर यू गाइज रेडी विद मी? जल्दी से बताओ, देखिए कितने लोग यहां पर तैयार हैं। और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, देखो बच्चों, आप लाइक करोगे तभी आप लोगों के चैट हमें दिखेंगे, तो डू लाइक द सेशन। ये याद रखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, 1100 बच्चों ने लाइक कर दिया है, आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको लाइक कर दो, क्योंकि चैट आपके हमें तभी दिखेंगे। डू लाइक द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। सुहानी ने लाइक कर दिया है, शिवानी ने लाइक कर दिया है, लक्ष्मी ने लाइक कर दिया है, और सोनू, उसके बाद सृजा, मनीषा, डॉक्टर रानी, जितने भी चैट में दिख रहे हैं बच्चे वो सब लाइक कर चुके हैं, तभी उनके चैट दिख रहे हैं। चलो, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग इतना प्यार करते हो। एक ही शॉट में खत्म करते हैं आज जीओसी को, मजा आ जाएगा, कॉपी पेन लेके बैठना। बाय द वे ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता मत करना। चलिए धूम मचाते हैं, रंग जमाते हैं अरविंद अरोरा यानी कि आपके केमिस्ट्री टीचर A² के साथ। चलिए शुरू करते हैं वन शॉट को। चलिए सबसे पहले तो नॉलेज देते हैं।
आपको मैं कार्बन की कहानी बताऊंगा। बेसिकली कार्बन की कहानी से ज्यादा ये किसकी कहानी है, ये कहानी है बेसिकली ऑर्गेनिक की कहानी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी जीओसी से शुरू होती है। तो अगर आप लोगों को वाकई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो आपको कार्बन को समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कार्बन की कहानी से शुरू करते हैं। 1200 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जीओसी का आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बस पूछो मत कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग किससे शुरू करेंगे? यस, कार्बन की कहानी से शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं ये कहानी एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैसे शुरू हुई। बाय द वे, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग ब्रांच नहीं थी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादा मिले ही नहीं थे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल किसमें पाए जाते हैं, बस एक ह्यूमन बॉडी, बेसिकली ऑर्गेनिकली ही वो जनरेट होते हैं। ऑर्गेनिकली मतलब कोई जिंदा लिविंग बींग्स ही ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पैदा कर सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकते। लेकिन ये बात झूठी निकली। एक ऐसा बंदा था जिसने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया। यस, एक बंदा था जिसने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया, और वो भी बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेटिकली बना के दिखाया। मेरी बात सुनो, इससे पहले तक बोला जाता था, ये मिथ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कहां से बनाए जा सकते हैं, लिविंग बींग से। लिविंग बींग मतलब मेरे में पाया जाएगा, आप में पाया जाएगा, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में नहीं पाया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा बोला जाता था पुराने जमाने पे। इसीलिए ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री थी ना वो इतनी फेमस नहीं हुई थी। लेकिन एक बंदा आया जिसका नाम था फ्रिडरिच। इसका नाम क्या है? फ्राइडरिच बोलेंगे क्या? फ्रिडरिच वॉलर। भाई साहब का नाम देखो, जितना चमकता हुआ चेहरा है उतना ही चमकता हुआ नाम है। कल में देखो कहां तक जा रही है, कल में देख रहे हो तुम लोग, कल में देख रहे हो कहां तक जा रही है। इसकी मूछें नहीं है भाई की, कल में इतनी लंबी यहां तक जा रही है, पर बंदा नाम कर गया। ये पहला बंदा था जिसने सिंथेटिकली, यस आर्टिफिशियली उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। तो पहले तो आपको इसका याद होना चाहिए नाम। इसका नाम है फ्रिडरिच वोहलर। अब इसने क्या किया था मैं आपको बताता हूं। इसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा, इसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। अमोनियम NH4 को अमोनियम कहते हैं, सो दिस इज NH4। अमोनियम साइनेट, ONC को साइनेट कहा जाता है, दिस इज साइनेट आयन। सो बेसिकली अमोनियम साइनेट को उसने यूरिया में कन्वर्ट करके बताया था। और बाय द वे, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऊपर वाला कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और नीचे वाला कंपाउंड यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो बाय द वे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहां पर यूरिया कैसे पैदा किया गया। यूरिया अमोनियम साइनेट से पैदा किया गया, और अमोनियम साइनेट बेसिकली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया, और यहां से उस बंदे ने साबित कर दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, अपन भी आगे का काम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेटिकली पैदा कर सकते हो। और ये बात सच भी थी। तो पहले सवाल क्या हो गया? पहला सवाल आपको ये याद रखना है कि भैया सबसे पहले सिंथेटिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया था? वोलर ने। ठीक है, क्या नाम है इसका? फ्राइडरिच वोलर। इसने क्या किया था? इसने अमोनियम साइनेट लिया था जिससे यूरिया बनाया था। तो ये आपका पहला सवाल हो गया, और इसमें से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब हम और आगे चलते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा ना कार्बन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाय द वे, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, जिस बच्चे को नहीं पता, अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी एटम का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो तो चेक करो कि उसने कितने एटम को अपने साथ अटैच किया है, प्लस उसके पास कितने लोन पेयर बचे हैं। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन 3 ही पॉसिबल है। पहले तो पॉसिबल है sp3, फिर कौन सी पॉसिबल है? sp2, फिर कौन सी पॉसिबल है? sp। और दूसरी मजे की बात, यहां पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की लोन पेयर की संख्या हमेशा 0 होती है। तो मतलब आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि उसने कितने एटम को अपने साथ अटैच किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कौन है ये नालायक जो अदिति हाय बेटा, तू पढ़ने आया कि क्या करने आया है? या तो क्या अपने नीट के पेपर में भी यही लिखेगा? इसको टेक्निकल टीम इसको हाइड करो, नालायक को। वो इतना बड़ा चिट्ठा लिखा है अदिति हाय, मेरे को लगता है वो खाली पेज पर अपने खून से उसको चिट्ठी नहीं लिख दे, नालायक कहीं का। बेटा थोड़ी बहुत तो ध्यान दो पढ़ाई वढ़ाई में, नंबर भी तुम्हारे अदिति हाई आएंगे, अदिति करेगी हाय हाय। फालतू बातें छोड़ दो और इधर ध्यान दो, फालतू की बातें। तो अभी फाइनली मैंने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि भाई
एटम प्लस लोन पेयर कितने हैं? और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के लिए लोन पेयर ऑलमोस्ट जीरो ही होते हैं और कार्बन की सिर्फ 3 ही हाइब्रिडेशन होती है, एक sp3, एक sp2 और एक sp। अब हमें कैसे पहचानना है? कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी कहानी बताता हूं। सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन का ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पहले तो आप वो समझ लो। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि जो कार्बन होता है बेसिकली वो क्या होता है, ये जो कार्बन है बेसिकली टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब कार्बन जो है बेसिकली 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ये पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और वो बॉन्ड बनाने के लिए वो चारों बॉन्ड बेसिकली ज्यादातर वो बॉन्ड कौन से क्रिएट करता है? कोवलेंट बॉन्ड्स क्रिएट करता है। कौन से बॉन्ड क्रिएट करता है? कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है। इसीलिए वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है। जैसे कि मान लो उसने एक 1s एक 2s यूज किया, मान लो फिर 2px यूज किया, 2py यूज किया और 2pz यूज किया। तो बेसिकली उसने कितने यूज किए? 4। कौन कौन से यूज किए? एक s का यूज किया, 3 p के यूज किए। तो इसको क्या बोलते हैं? sp3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसी को कहा जाता है। अब मजे की बात देखो, जब भी आप लोगों को कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता दिखे, नोट डाउन कर लो, जब भी कार्बन सारे के सारे 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता दिखे तो हाइब्रिडेशन हमेशा कितनी होगी? sp3 ही होगी। बात यहां पे खत्म हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर चार्ट से मेरे साथ जुड़ना है तो आप सेशन को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि चार्ट उसी के रेप्लिकेट होते हैं जिसके जो सेशन को लाइक करता है, तो उसी के रेप्लिकेट होंगे। तो प्लीज आप लाइक जरूर कर देना। बहुत सारे बच्चों ने तो ऑलरेडी कर दिया। कितने बच्चों ने कर दिया? 1500 बच्चों ने लाइक कर दिया। दैट्स रियली अमेजिंग। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो पहली कहानी सबको समझ में है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, वो 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता, और अगर वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होएगा। और यहां पर कभी भी कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोगों को क्या नहीं दिखेंगे? लोन पेयर नहीं दिखेंगे। और सबसे खास बात क्या होती है कि वो अलग अलग ऑर्बिटल्स को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करता है, जैसे कि sp3। समझ में आया? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करता है। एक s का लेगा तो फिर 3 p के लेगा, px py एंड pz, और फिर उसके बाद वो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद आप क्या करेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। अब हम और आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमें मालूम पड़ गया कि कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। मजे की बात देखो, तो अगर वो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड सिंगल बनाए, समझ में आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड में यूज करे और 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने में यूज करे। याद रखो, 4 बॉन्ड में 2 बॉन्ड तो सिंगल है, समझ में आ गया? और 2 बॉन्ड उसके डबल बॉन्ड में एसोसिएटेड है। इन दैट केस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होगी वो आंख बंद करके क्या होगी? sp2। उसकी sp2 हाइब्रिडेशन होगी, आंख बंद करके लिख सकते हो। अब आप मजे की बात देखो, उसमें वो एक s ऑर्बिटल यूज करेगा, 2 p के ऑर्बिटल यूज करेगा, और इसके थ्रू वो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 3 सिग्मा। तो आपको पता होना चाहिए जो भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। समझ में आ गया? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जो ये पाई बॉन्ड बन रहा है बेसिकली वो जो एक और p ऑर्बिटल रह गया है वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पर sp2 पर p में तो 3 होते हैं ना, px py pz। तो px और py को अगर उसने यूज कर लिया सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो pz को यूज करेगा वो पाई बॉन्ड बनाने में। समझ में आ गया? तो बेसिकली आप लोग याद रखो कि जब भी कोई यहां पर कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड बना दे और एक डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है, एक बॉन्ड सिग्मा है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है, एक बॉन्ड सिग्मा जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है, बट एक बॉन्ड पाई है। अब ऑर्बिटल कौन से यूज कर रहा है? सिग्मा के अंदर sp2 यूज कर रहा है, सिग्मा के अंदर sp2 ऑर्बिटल यूज कर रहा है, इस सिग्मा के अंदर sp2 ऑर्बिटल यूज कर रहा है, लेकिन जो लास्ट पाई है उसके अंदर p ऑर्बिटल यूज किया हुआ है, बाकी बचा हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है। अब क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो वो 4 बॉन्ड कुछ इस तरह से भी बना सकता है कि कार्बन एक बॉन्ड तो सिंगल बनाए और 3 यहां पर बॉन्ड कैसे बनाए? ट्रिपल बॉन्ड से एसोसिएटेड हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, कार्बन एक बॉन्ड तो सिंगल बना रहा हो और बाकी जो 3 बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो सब मिलके। तो ऐसे केस में कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp होती है, sp हाइब्रिडेशन। अगर परसेंटेज एस करेक्टर की बात करूं तो यहां पर टोटल 3 हाइब्रिडेशन है, sp3 sp2 एंड sp। ठीक है, तो सबसे पहले तो परसेंटेज एस करेक्टर, तो ऊपर लिखता हूं परसेंटेज एस करेक्टर। तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर है 25% मात्र। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर है 33.33%। ठीक है, और इसमें परसेंटेज एस करेक्टर है 50%। दूसरी खास बात पर आते हैं, इसमें यहां पर आप लोग शेप की भी बात कर सकते हो। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन
तो इसका मतलब शेप उसकी होगी टेट्राहेड्रल। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इन दैट केस क्या शेप होगी? अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो आप लोग मुझे बताइए, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो क्या शेप होएगी? क्या शेप होएगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो? ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो लीनियर। तो ये इसकी शेप है, ये आप लोग याद रखोगे, नॉर्मल चीजें जिन पे से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो sp में क्या होता है? एक s ऑर्बिटल यूज होता है, एक p ऑर्बिटल यूज होता है। एक s का यूज करोगे, एक p का, और ये दोनों मिलके sp हाइब्रिड दो ऑर्बिटल बनाएंगे। एक ये रहा और मान लो एक ये रहा, ये sp हाइब्रिड दो ऑर्बिटल बनाए, जिससे एक में सिग्मा बॉन्ड, एक में सिग्मा बॉन्ड। बाकी जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, और उसके लिए कौन पार्टिसिपेट करता हुआ? बचे वाले दोनों बचे हुए पी पार्टिसिपेट करते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो मेरी बात को समझना कि कार्बन ने एक तो सिंगल बॉन्ड बनाया और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ऐसे करके। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये तो आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, और जो दो सिग्मा बॉन्ड बनाए गए हैं वो कौन से ऑर्बिटल को यूज करके बनाए गए हैं? sp ऑर्बिटल को यूज करके बनाए गए हैं। तो इसका मतलब जब आप सिग्मा बॉन्ड बनाते हो तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन यूज करता है, लेकिन इसके अंदर दो पाई बॉन्ड भी है। ये एक पाई बॉन्ड हो गया, ये दूसरा पाई बॉन्ड हो गया, और ये दोनों जो पाई बॉन्ड आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड बाकी बचे हुए पी, क्योंकि एक पी तो यूज कर लिया उसने, बाकी बचे हुए पी से, यानी कि px और py को यूज करते हुए, अगर pz यहां पर यूज कर लिया है तो px और py को यूज करते हुए पाई बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन जब भी एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। कार्बन जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टी बॉन्ड बना रहा होता है, उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड में मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट रखता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज करता है, पहली चीज। लेकिन पाई बॉन्ड बनाने के लिए वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज नहीं करता। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बचे हुए ऑर्बिटल्स को यूज करता है। आ जाओ दूसरी बात, ये क्यों बनता है? सिग्मा बॉन्ड क्यों बनता है? ये बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से, ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ऐसे प्यार से आते हैं ऐसे करके गाना गाते हुए, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आता है? और ये तो पुराने जमाने की बात थी, जब पुरानी ओल्ड मेमोरीज आती थी तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनते थे, ऐसे प्यार से गाने गाते हुए। और आजकल आजकल गाने होते थे, हाय हो पुहाय हाय है, या चिट्टियां कलाइयां वे, तो ऐसे करके पाई बॉन्ड बनता है। कैसी बकवास बातें कर रहा हूं मैं। फाइनली यहां पर दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से। लेटरल का मतलब चिटियां कलाइयां वे तो से पाई बॉन्ड बनता है, जो कि इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आजकल इसीलिए तो रिश्ते इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो चिटियां कलाइयां वे कर करके गाने सुनती है और फिर रिश्ते बनाती है। तो फाइनली देखो, पाई बॉन्ड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड बेसिकली लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो उसका ओवरऑल मैं मतलब समझाऊं तो ये कुछ ये मतलब है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ जाओगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है। अगर ये देखो, ये जो दोनों दिख रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं हेड टू हेड, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। और ये जो सामने, अगर एक बार हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो ये जो हरा हरा है ना, ये आपका पाई बॉन्ड ही बनाएगा। ये कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर एक ऐसे आके मिल रहा है तो बाकी तो ऐसे आके मिलेंगे ना, चुटिया कलाइयां वे कर ही करेंगे, और तो कुछ नहीं कर सकते। ट्राई करके देखो, दिमाग लगाओ, अगर एक यूं मिल रहा है तो बाकी तो 90 डिग्री पर है, तो वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते। इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड में सिर्फ एक बॉन्ड सिग्मा बनाता है, क्योंकि एक बार यूं आके मिले तो बाकी नहीं मिलते। बाकी हमेशा क्या करेंगे, बाकी ऑर्बिटल क्या करेंगे, यहां पर जो बचे हुए पी ऑर्बिटल्स होंगे ना, वो पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, क्योंकि वो लेटरल ओवरलैपिंग ही कर रहे होंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन। चलो रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि हम लोग बेसिकली कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। या तो आप पूरा स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको, या तो पूरा स्ट्रक्चर लिखो जिसमें कार्बन भी दिखाओ, तुम हाइड्रोजन भी दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। समझ में आता है? यहां पर जरा आप चेक करना,
ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, यहां पर आप कार्बन भी ले सकते हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को भी दिखा सकते हो। इस तरह से पूरे अच्छे तरीके से यहां पर आप लोग बॉन्ड्स को और एटम्स को दिखाते हो, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। जैसे इथेन को दिखाने का तरीका क्या है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, सही है। अब उसको दिखाने का फॉर्मूला क्या है, उसको दिखाने का फॉर्मूला ये है कि आपने कार्बन टू कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाया, उसके बाद आपने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़े, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़े। तो इस तरह से आप लोगों को यहां पर C2H6 का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसको इथेन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इथीन की, तो उसमें भी आप पूरा दिखाओ, देखो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद 2 हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ दिए, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जो कि थोड़ी बोरिंग है। कैसे दिखाओगे यार, बार बार कार्बन बनाओ, बॉन्ड बनाओ, समझ में आ रहा है। और जैसे मिथेनॉल को दिखाना है तो तरीका क्या है, ये देखो ऑक्सीजन में आपने लोन पेयर दिखा दिया, सब कुछ दिखा रहे हो आप। तो ये थोड़ी बोरिंग है, इसमें सब कुछ बनाना पड़ता है, लेकिन उससे भी अच्छा एक रिप्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में आप यूं भी कर सकते हो, लेकिन आप उसमें बॉन्ड लाइन डायग्राम को भी यूज कर सकते हो। बॉन्ड लाइन डायग्राम है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाना नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, ये जो बना हुआ है ना, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, और जबकि ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर देखो एक साइक्लिक कंपाउंड है, अगर आप देख रहे हो तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रॉपरली दिखाई जा रहा है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, कार्बन और हाइड्रोजन को प्रॉपरली दिखाया जा रहा है, ठीक है। टेक्निकल टीम प्लीज आप इसको ये हटाओगे, इसको एक लड़का है यहाँ पे, इसको हटाओ प्लीज, इसको हाइड करो। और बेटा एक बात बताऊं, तेरे घर पे जो लोग काम धंधे करते हैं बेटा, वो दूसरों पे मत दिखा तू, तेरे घर पे भी यही सब चलता है शायद, इसी वजह से तू, और ब्लॉक करो इस बंदे को, बदतमीज को, शायद इसके घर पे यही सिखा दे, यही दिखाता है, यही यही सीखा है इसने, है ना। मतलब कैसे कैसे बच्चे हैं, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आता, और थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं होती कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो मैं एक बात जानता हूँ, ठीक है, उसकी मेंटेलिटी, उसके पापा ने भी उसको यही सिखाया, उसकी मम्मी ने भी उसको यही सिखाया, शायद उसके पापा मम्मी को यही सब समझ में आता होगा, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, और वो दुनिया में आके बताते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया। बहुत अच्छी बात है, आप दिखाओ, ठीक है, लेकिन क्या आप ये करके अपने माँ बाप की इज्जत क्यों खराब करते हो, जो आप लिख रहे हो, ठीक है। सो तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। हमें तो क्या, आप तुम लिख के चले जाओगे, इससे तुम्हें रेप्लिकेट होगा जो तुम कर रहे हो। देखो अच्छा करते हो तो भी ऊपर वाला देता है, और बुरा करते हो तो भी ऊपर वाला देता है। और आप मान के चलो कि कुछ बुरा कर रहे हो या बुरा लिख रहे हो, तो उससे ऊपर वाला जरूर देख रहा है, उसको चिंता मत करो, तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाएगा वो कि दुनियादारी क्या होती है और तुम्हारी औकात क्या है, चिंता मत करो। और तुम ऐसी चैट में बैठ के लिखते ही रहोगे ये सब चीजें जिंदगी भर, समझ में आता है। और किसी, चलो छोड़ो, क्या मैं टाइम खराब कर रहा हूं, बट बी केयरफुल, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों से। और अपने अच्छे भविष्य की तरफ जाओ, ज्यादा अच्छा है, पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ अच्छा कर जाओगे, नहीं तो तुम्हारी मेंटेलिटी तो दिख ही रही है, बेटर है कि तुम पढ़ लो। चलो, सो अब देखो यहां पर साइक्लोप्रोपेन की बात करें ना, तो साइक्लोप्रोपेन को आप लोग यूं भी बना सकते थे जैसे आपने पूरा कार्बन और हाइड्रोजन को लिखा है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहती है कि आपको जब पता ही है कि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है, समझ में आ गया, और अगर आप उसको साइक्लिकली उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, साइक्लिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, आपको यहां पर कार्बन हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बॉन्ड लाइन डायग्राम में यू डोंट हैव टू शो द कार्बन एंड द हाइड्रोजन, आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से देखो साइक्लोपेंटेन को यहां पर दिखाया गया है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। 2000 बच्चों ने लाइक कर दिया, मैं आपसे अभी भी कहूंगा कि आपके चैट मुझे तभी दिखेंगे जब आप लाइक करोगे, तो प्लीज लाइक द सेशन। इसी तरह से यहां नीचे साइक्लोहेक्सेन को दिखाया है, ठीक है, और साथ में क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो बॉन्ड लाइन डायग्राम में यूं दिखा सकते हो। हमारे लिए बॉन्ड लाइन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है ना, थोड़ी चीजों को आसान बनाती है, तो इसीलिए हम लोग बॉन्ड लाइन डायग्राम को यूज करते हैं। मान लो किसको दिखाना हो, प्रोपेन को दिखाना हो, तो बजाय मैं प्रोपेन को बनाने के मैं सीधे यूं भी बना सकता हूं। देखो ये, इसको हम लोग प्रोपेन कहते हैं, एन प्रोपेन कहते हैं। मान लो मुझे ब्यूटेन दिखाना हो तो ये एन ब्यूटेन हो गया, आ रहा है समझ में। तो ये मेरे लिए बॉन्ड लाइन डायग्राम चीजों को बहुत आसान बना देते हैं। अब हम चलते हैं आगे, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाई जाती हैं। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को देखो, आपको पहले से ही पता है कि जब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो वो 4 बॉन्ड में ऐसा नहीं, 4 बॉन्ड के लिए जो कार्बन की स्ट्रक्चर होती है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो कार्बन की स्ट्रक्चर होती है, वो टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है, ये तो आपको पता है। अब टेट्राहेड्रल बेसिकली 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है बेसिकली वो 3 डायमेंशन है। आप 2D में टेट्राहेड्रल नहीं बना सकते। आपने पिरामिड को 2D में थोड़ी देखा है, आपने उसकी हाइट भी देखी होगी, तो आपने विड्थ और लेंथ तीनों चीजें देखी होगी जो 3 डायमेंशन होती है।
समझ में आ गया? थ्री डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप एक कार्बन को बनाओ, थ्री डायमेंशन पक्का होगा कि टेट्राहेड्रल में जो दो हाइड्रोजन होंगे वो कैसे प्लेन के अंदर ही होंगे, लेकिन दो हाइड्रोजन में से एक प्लेन के बाहर आपकी तरफ होगा, एक प्लेन के बाहर आपके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले को आप लोग किससे दिखाते हो? ये डैश लाइन से दिखाते हो। और आपकी तरफ वाले को कैसे दिखाते हो? विज लाइन से दिखाते हो। ये थ्री डायमेंशन को दिखाने का तरीका होता है। इसमें जो विज लाइन आपको दिखाई दे रही ना, ये इसका मतलब ये आपकी तरफ आ रहा है, आपके पास है, और ये जो डैश लाइन दिख रही है वो है आपसे दूर। तो ये रिप्रेजेंटेशन को हम लोग थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब हम चलेंगे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कार्बन और उसके कंपाउंड को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, एक तो होता है एसाइक्लिक, दूसरा होता है साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब स्ट्रेट चेन्स होंगी, उसमें कोई साइकिल नहीं होगी, जैसे कि यस इथेन स्ट्रेट चेन है, आइसोब्यूटेन स्ट्रेट चेन है और उसमें ब्रांच है, लेकिन कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड स्ट्रेट चेन है और कोई भी यहां पर आप लोगों को साइकिल नहीं दिखेगी। एसिटिक एसिड, तो इनको बोलते हैं असाइक्लिक, जिसमें साइकिल है ही नहीं। और साइक्लिक में दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक बेसिकली एरोमेटिक नहीं होते। एरोमेटिसिटी के अलावा, एरोमेटिसिटी जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं शो करते, उसके अलावा जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना वो एलिसाइक्लिक में आते हैं। जैसे कि ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी इन्हें कहते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बेंजीन नहीं है बच्चों, इसमें एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है बहुत बार पढ़ चुके हो, जिसके अंदर आपके पास क्या मिले? कॉन्जुगेट सिस्टम मिले, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये ऑल्टरनेट पोजीशंस में मिले, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जिसमें एरोमेटिसिटी नहीं होती लेकिन वो साइक्लिक होता है तो उसे एलिसाइक्लिक कहते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर जिसके पास, और एलिसाइक्लिक के अलावा एलिसाइक्लिक में भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है होमोसाइक्लिक, होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या? उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन दिखाई देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एलिसाइक्लिक में दो कंपाउंड होते हैं, होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ कार्बन दिखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब उसमें रिंग के अंदर आपको कार्बन के अलावा अलग दूसरा एक एटम भी दिखेगा। देखो रिंग के अंदर आपको ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है। तो एलिसाइक्लिक भी दो तरह का होता है, एक तो होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सिर्फ रिंग के अंदर कार्बन दिखेंगे, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में आपको कार्बन के अलावा भी एक अलग से एटम दिखेगा। ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एरोमेटिक की बात करें, एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है? जो हक्कल रूल को फॉलो करे, जो प्लेनर हो, समझ में आता है? जो प्लेनर हो, जो हक्कल रूल को फॉलो करे, हुक्कल भी कहते हैं कई लोग, और जिसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम हो, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और इसके अलावा लोन पेयर, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसके हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। जैसे कि यहां पर लिया हुआ है, जरा आप चेक करो, यहां पर एनिलीन का एग्जांपल दिया हुआ है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, ट्रोपोन का एग्जांपल दिया हुआ एरोमेटिक है, पिरिडीन का एग्जांपल दिया, ये एरोमेटिक है। लेकिन मजे की बात देखो, यहां पर जो आपको दिख रहा है ये जो एनिलीन है बेसिकली ये एरोमेटिक है, इसको बेंजेनॉइड कहते हैं। और ये जो ट्रोपोन है बेसिकली ये है एरोमेटिक, लेकिन ये नॉन बेंजेनॉइड है। और यहां पर ये कौन है? क्योंकि इसमें तो साइकिल के अंदर नाइट्रोजन भी आ रहा है, इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो इस तरह से आप इनको डिवाइड करते हो, क्लासिफाई कैसे करते हो, इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। अब अपन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो कार्बन की, बिलीव नहीं करोगे, पहले तो कार्बन के इतने कोई कंपाउंड प्रेजेंट ही नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती चली गई मालूम पड़ा कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं और अब हर दिन बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर किए जाते हैं। सो इतने ज्यादा कंपाउंड्स है, वो आए कहां से? वो आए इसीलिए कि कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बन के साथ अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते रहते हैं। ओ माय गॉड, मतलब दैट इज रियली अमेजिंग। तो उनमें कौन कौन आते हैं? उसमें देखो कौन कौन आते हैं, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हेलोजेंस। कार्बन के साथ हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह जुड़ा रहता है। जैसे कि कार्बन के साथ फ्लोरीन भी जुड़ सकता है, क्लोरीन भी जुड़ सकता है, ब्रोमीन भी जुड़ सकता है, आयोडीन भी जुड़ सकता है। एल्कोहल, एल्कोहल OH ग्रुप जब भी जुड़ता हुआ दिखे तो वो एल्कोहल फैमिली का हो गया। फंक्शनल ग्रुप उसमें OH दिखे तो वो एल्कोहल फैमिली का है। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप CHO दिखे तो उसे एल्डिहाइड फैमिली कहते हैं। अगर आप में CO ग्रुप दिखे तो उसे कीटोन फैमिली कहते हैं। अगर उसमें CN ग्रुप दिखे तो वो नाइट्राइल फैमिली कहलाती है। अगर उसमें ROR ग्रुप दिखे तो उसको ईथर फैमिली कहते हैं। अगर आपको COR ग्रुप दिखे, COR इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, इसको एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। समझ में आ गया? COR को हम लोग, COR नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये है R C डबल बॉन्ड O और यहां पर X,
तो एक्स लगाना था। इसको एसाइल हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, COX COCl ऑयल क्लोराइड कहलाता है। इसके अलावा आपको COOH ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, COR ग्रुप को एस्टर कहते हैं, NH2 ग्रुप को एमाइन कहा जाता है, CONH2 ग्रुप को एमाइड कहा जाता है। इसके अलावा NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है और SO3H को सल्फोनिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो जब इनको यूज करते हैं तो आपके पास अनगिनत बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो है कार्बन के तैयार हो जाते हैं इन फंक्शन ग्रुप की वजह से। अब हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई मुझे पूछे तो वो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला तो है नोमेनक्लेचर, दूसरा आपके पास आइसोमरिज्म और तीसरा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये आपके पास टोटल मेरे से अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। सबको समझ में आ गया? तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला तो नोमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमरिज्म और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और यहां से आपका चैप्टर जो है ना पूरी तरह से खत्म होता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है? सबसे पहले तो कुछ चीजों के नाम तो आप नॉर्मल तरीके से देखो। यहां पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के जो कि अनब्रांच्ड होते हैं, तो पहले तो उनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। एक कार्बन के लिए आप लोग यूज करते हो मिथ, और अगर एक कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड है, तो उसको बोलते हैं मीथेन। दो कार्बन वाले के लिए यूज करते हैं इथ, और अगर कोई ब्रांचेस नहीं है और सारे के सारे हाइड्रोजन से वैलेंसी को कंप्लीट किया गया तो इथेन बोलते हैं। तीन कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोपेन कहते हैं, चार कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ब्यूटेन, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ब्रांचें ना हो उनको ब्यूटेन कहते हैं। पांच कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग पेंटेन कहते हैं, छह कार्बन वालों को हेक्सेन कहते हैं, सात वालों को हेप्टेन कहते हैं, ये वर्ड ध्यान रखना, हेप्टेन, आठ वालों को ऑक्टेन, नौ वालों को नोनेन, 10 वालों को डेकेन, ठीक है, और 20 वालों को क्या कहते हैं? ये इंटरेस्टिंग है, 20 वाले जो जिसमें कार्बन एटम 20 हो तो उसको बोलते हैं इकोसेन। क्या बोलते हैं? इकोसेन। और जिसके अंदर 30 हो तो उसको बोलते हैं ट्राई एकोनटेन। बाप रे, ट्राई एकोनटेन, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नाम उनके हैं जो कि जिसमें कोई ब्रांचें नहीं होती, जिसमें कार्बन की वैलेंसी सिर्फ हाइड्रोजन को पूरी करनी होती है। एक कार्बन के लिए मिथेन, दो के लिए इथेन, ऐसे करके चलता जाता है, 10 के लिए डेकेन। इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। लेकिन कुछ हमारे पास कंपाउंड्स रहते हैं, ऐसे होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज कंपाउंड्स आर बेसिकली ब्रांच्ड कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है? ब्रांच कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि उनमें ब्रांचिंग होती है, जैसे कि यहां पर मिथाइल की ब्रांचिंग है, जैसे कि यहां पर देखो इथाइल और मिथाइल की ब्रांचिंग दिख रही है। तो ऐसे केस में ना आप लोगों को, अब ये ब्रांचिंग का कैसे पता लगता है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। जब आप नंबरिंग करते हो तो जिसकी नंबरिंग आप नहीं कर पाते वो ब्रांच की तरह यूज होते हैं, लेकिन उनकी नेमिंग पता होनी चाहिए। इन दैट केस अगर मान लो कि ब्रांचिंग आपकी CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा के आ रही है तो उस ब्रांच को बोलते हैं मिथाइल। अगर C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटा के आ रही है तो उसको बोलते हैं इथाइल। अगर C3H8 में से यानी कि प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो उसको बोलते हैं प्रोपाइल। अगर ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटा के आप ब्रांचिंग कर रहे हो तो उसको ब्यूटाइल कहते हैं। और अगर आप डेकेन, एक हाइड्रोजन डेकेन में से हटाते हो उसको बोलते हैं डेकाइल। तो बेसिकली आप जब ब्रांचिंग में कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है, और वो कार्बन काउंट नहीं हो रहा, ब्रांच की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको YL, ये एक ग्रुप जो है नेमिंग में यूज करना पड़ता है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, है ना, ये यूज करना पड़ता है। आइसोब्यूटाइल, नियोब्यूटाइल, उनको यूज करना पड़ता है। अब यहां पर कुछ एक रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप नोमेनक्लेचर करना चाहते हो तो सबसे पहला जो सबको पता है एक रूल ये होता है कि आप लोगों को कार्बन की चेन में ट्राई करना होता है कि आप मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन, लॉन्ग कार्बन चेन को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वहां पर नंबरिंग दो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहां पर देखो नंबरिंग, तो यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज कर लो कि देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, एक रेल की पटरी की तरह है, ठीक है। रेल की पटरी के बाहर ये हुक है, ये मिथाइल का हुक है, ये इथाइल का हुक है। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप सिलेक्ट कर लो और उसकी नंबरिंग करो। अब नंबर तो आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते थे, आप राइट साइड से भी कर सकते थे, तो अब वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आप लोगों को लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना होता है। लोएस्ट लोकेंट रूल वो आगे आएगा, मैं आपको भी बताता हूं। बेसिकली आपको ट्राई करना होता है कि जो आपके जो ब्रांचेस हैं, उनको कम से कम नंबर मिले। समझ में आ गया? मैं आपको समझाता हूं और भी अच्छे तरीके से। दूसरा होता है नंबरिंग इन प्रायोरिटी। अब मैं वही एग्जांपल यहां समझाता हूं, जरा आप देखो। ये आपके पास जो दिख रही है ना कार्बन की चेन, ये सेम है।
अब मैं इसकी नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकता था, इसलिए इसकी नंबरिंग मैं राइट हैंड साइड से भी कर सकता था। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा तो आप ये देखो, ये वाली ब्रांच जो है ना मिथाइल वाली, वो कितने नंबर पर आ रही है? 2 नंबर पर। इथाइल वाली ब्रांच कितने नंबर पर आ रही है? वो आ रही है 6 नंबर पर। अच्छा, 2 + 6 कितना होता है? 2 + 6 बेटा 8 होता है। ठीक है, अब आ जाओ, मैं अगर उल्टी तरफ से चलता तो आपकी जो इथाइल वाली ब्रांच है वो कितने नंबर पर आ रही है? 4। ये यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, पिछले कार्बन के हिसाब से यहां जुड़ा हुआ है, इसको हटा लेना, 4 नंबर पर। और मिथाइल वाली ब्रांच कहां पर आ रही है? 8 नंबर पर। अब बताओ आप लोग, 8 + 4 कितना होता है? 8 और 4 12। तो जिसका टोटल नंबर ज्यादा आ रहा है उसे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जिसका टोटल नंबर कम आ रहा है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये वाली आपकी जो नंबरिंग है वो सही है, ये वाली नंबरिंग आपकी गलत है। इसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको प्रायोरिटाइज करना बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं? आप लोग मुझे बताइए। इसको प्रायोरिटाइज करना बोलते हैं और इसी को बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। ओके, इसको हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं। अब तीसरे नंबर पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या होता है? तीसरा नंबर पॉइंट ये होता है कि जो अब आपकी नंबरिंग करने के बाद, आपने नंबरिंग कर दी, सारी ब्रांच को नंबरिंग कर दी, लोएस्ट लोकेंट रूल का आप लोगों ने ध्यान रखा। तो नंबरिंग करने के बाद अब जो आपकी ब्रांचेस हैं, जैसे कि ये ब्रांच है इथाइल, ये ब्रांच है मिथाइल, तो पहले किसको लिखोगे? नेमिंग में पहले लिखा जाता है जिसका अल्फाबेटिकली नंबर पहले आता है। तो इथाइल में क्या होता है? इथाइल अगर शब्द पकड़ोगे तो उसमें ई आता है, और मिथाइल शब्द पकड़ोगे तो उसमें एम आता है। तो ई वाले को पहले लिखेंगे। तो आप लोग ई वाले को पहले लिखोगे, एम वाले को बाद में लिखोगे। इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना आयुपैक नेमिंग में। तो यहां पर 3 रूल हुए। अभी पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन बनाने की कोशिश करो। लॉन्गेस्ट चेन में भी आप ब्रांचिंग को ध्यान रखो, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओ, मतलब जो ब्रांचें हो उनको कम से कम नंबर मिले, टोटल करने जाओ तो कम नंबर मिले। ये बहुत सिंपल है। और तीसरा, जब आप यहां पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, आपकी लोएस्ट लोकेंट रूल लग चुकी है, तो उसके बाद नाम लिखने के टाइम पे आप लोग वहां पर क्या करोगे? आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे नाम लिखते टाइम। उसके बाद चौथा वाला क्या पॉइंट है? चौथा वाला पॉइंट ये है कि मान लो कि आपकी जो ब्रांचें वो सेम ही हो। ये देखो, आपके पास 2 नंबर पर भी मिथाइल आ रहा है और 4 नंबर पर भी मिथाइल आ रहा है। इन दैट केस क्या करोगे? ऐसा थोड़ी लिखोगे 2 मिथाइल 4 मिथाइल, ये तो गंदा नाम हो गया। फिर हम समझदार कहां हुए? समझ में आ रहा है? ये रूल किसने बनाए? ये इंसान ने बनाए। अगर ये रूल इंसान ने बनाए तो उसको प्रॉपरली इंसान को ही मैनेज करना है। अब उसने क्या किया? अगर मान लो कि आपके जो ब्रांचें हैं वो सेम ही आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप की हैं, मतलब मिथाइल की हैं, तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या लिखोगे? 2,4 डाई मिथाइल, मतलब 2 है तो आप लिखोगे डाई, 3 है तो क्या लिखोगे? ट्राई, 4 है तो क्या लिखोगे? टेट्रा। समझ में आता है? तो यहां पर लिखोगे 2,4 डाई मिथाइल। तो आपको मिथाइल को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया कि ये मिथाइल 2 बार आया है। अब इसको समझो, ये मिथाइल 2 बार आया है, कौन कौन सी पोजीशन पे आया है? 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। इससे ये समझ में आता है कि बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है। सो मिथाइल 2 बार आया है और 2 और 4 नंबर पे लगा हुआ है। ये चौथा रूल है। अब इस चीज को ऐसे फिल्टर किया जाता है, समझ में आया? अब अगर साइक्लिक कंपाउंड कल को गलती से आपको मिल जाए तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करना होता है साइक्लो। जैसे कि मान लो कि मेरे को सबसे छोटा साइकिल है ये, अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो मुझे सबसे पहले साइक्लो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो। फिर कार्बन काउंट करो कितने, 1 2 और 3। तो मैं क्या लिखूंगा 3 कार्बन के लिए? क्या लिखूंगा 3 कार्बन के लिए? क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? प्रोप। तो मैंने लिख दिया प्रोप। और सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड बने हुए, तो क्या लिखना पड़ेगा? एन। तो साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो गया। ठीक है, जैसे कि इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। पर मान लो कि अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आप क्या करोगे? उस जिस कार्बन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको कार्बन नंबर 1 दोगे और फिर आप आगे की तरफ जाओगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपके लिए ना ये याद रखो, अब इथाइल और मिथाइल में से इंपॉर्टेंट कौन है, या प्रोपाइल और मिथाइल में से इंपॉर्टेंट कौन है? तो देखो यहां पर अगर मैं बोलूं मिथाइल और इथाइल में से इंपॉर्टेंट कौन है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं बोलूं मिथाइल और प्रोपाइल में से इंपॉर्टेंट कौन है, तो अल्फाबेटिकली प्रोपाइल इंपॉर्टेंट हो गया। ओ सॉरी, अल्फाबेटिकली मिथाइल इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एम पहले आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई। अगर मान लो किसी कार्बन चेन में, मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसकी किसी कार्बन चेन में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये आपके पास एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो इस कार्बन को नंबर 1 दोगे, यहां पर ये नंबर 2 आएगा और यहां पर नंबर 3 आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूं, मतलब क्या है कि यही आपके पास मान लो एक ऐसा दिया हुआ है, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप हो गया।
तो आपको पता है कि एम पहले आता है, एबीसीडी में एम पहले आता है, पी बाद में होता है, तो तब आप एम को तवज्जो दोगे, यहां पर इसको एक लिखोगे, यहां दो लिखोगे, यहां पर तीन लिखोगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है, समझ में आ गया। यहां पर अल्फाबेटिकल को आपको तवज्जो देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। अब हम चलते हैं और आगे। अब कई बार आपको कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप भी दिख जाते हैं, और फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सारे फंक्शनल ग्रुप में सबका बाप कौन है? COOH। So basically COOH is the father of all the periodic, all the functional group। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर किसका नंबर आता है? SO3H। फिर किसका नंबर आता है? एस्टर का, COR। फिर किसका नंबर आता है? COCl। अब ये ना जितने भी आपको दिख रहे हैं, या एसिड है या एसिड के डेरिवेटिव है, CONH2। एसिड या एसिड के डेरिवेटिव सबसे पहले आते हैं। जब आपके एसिड डेरिवेटिव खत्म हो जाते हैं तो फिर नंबर आता है CN का। देखो COCN के बाद CN का नंबर आ रहा है। फिर किसका नंबर आ रहा है? एल्डिहाइड का। फिर किसका नंबर आ रहा है? कीटोन का। फिर किसका नंबर आ रहा है? एल्कोहल का। फिर आता है एमाइन का। फिर आता है डबल बॉन्ड का। लुक एट इट, अगर कोई पूछे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है, फिर हमारे लिए ट्रिपल बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से आप लोगों को लिखना होता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे यहां पर कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिनके नाम आयुपैक में एज इट इज यूज किए जाते हैं, जरा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। वो कौन कौन है? जैसे कि बेंजीन रिंग पे आपने डायरेक्टली CH3 ग्रुप लगा दिया तो उसको बोलते हैं टोल्यूइन, प्लीज आप याद कर लो। अगर आप डायरेक्टली लगाते हो हाइड्रोजन को हटा के OMe, OMe का मतलब क्या है? OCH3, तो इसको बोलते हैं एनिसोल। ये ईथर का एक पार्ट है, एनिसोल कहते हैं। मतलब यहां पर एक तरफ तो लगा हुआ है C6H5, उसके बाद O लगा हुआ और उसके बाद यहां पर CH3 लगा हुआ है। इसको हम लोग एनिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग एनिसोल कहते हैं। फिर आते हैं एनिलीन के ऊपर, मतलब आप हाइड्रोजन को हटा के NH2 ग्रुप लगा रहे हो, इसको एनिलीन कहते हैं। फिर आता है आपके हाइड्रोजन को हटा के NO2 ग्रुप लगाओ, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। फिर अगर आपने ब्रोमीन लगाया तो उसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, बहुत बार यूज होते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर मैं मान लूं कि ना मैंने यहां पर दो ब्रोमीन लगा दिए, सेम फंक्शन ग्रुप यूज कर रहा हूं, तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको ये 1 दोगे तो ये 2 हो गया। इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं, और इसको यूज कैसे करोगे? 1 2 3। नेमिंग कैसे करोगे? यहां पर लिखोगे 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन, यहां पर क्या लिखोगे? 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन। यहां पर क्या लिखोगे? 1 4 डाई ब्रोमोबेंजीन। पर आप लोगों को कई लोग मिस्टेक करते हैं, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। सबसे नीचे वाली पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं। इनको हम लोग आयुपैक नेम में यूज नहीं करते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑर्थो मेटा पैरा आयुपैक नेम में यूज नहीं होता, यहां पर तो नंबर ही यूज होते हैं। समझ में आ गया? अब हम चलते थोड़ा और आगे। मान लो डिफरेंट टाइप के आपके पास सब्स्टिट्यूटल ग्रुप लगे हो, तो जैसे कि मान लो OMe, यहां पर OCH3 लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है। इस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस केस में जो आपके पास एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शन ग्रुप लगे हो, तो पहले तो आप प्रायोरिटी सोचो कि किसकी प्रायोरिटी है। तो आपको पता है कि यहां पर इन सब में ईथर प्रायोर है, मतलब ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है ईथर वो प्रायोर है, तो वहां से नंबरिंग देनी शुरू करोगे। समझ में आ गया? और बाकी प्रायोर नहीं है। तो यहां पर आप लोवेस्ट लोकेंट रूल को भी फॉलो करेंगे। लोवेस्ट लोकेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा इस नंबरिंग में। मतलब जिसको भी आप चैन में लेके आ रहे हो उसको नंबरिंग सबसे कम भी मिलनी चाहिए। तो यहां पर मैंने यहां पर इसको नंबर 1 दिया, तो ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4। लोवेस्ट लोकेंट रूल कभी कभार फॉलो भी होता है, कई बार नहीं होता। और लोवेस्ट लोकेंट रूल इन नंबरिंग में कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर देता है। समझ में आ गया? और ये जितने भी फंक्शन ग्रुप है, बाय द वे, लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। इन दैट केस आप किसको फॉलो करोगे? यहां पर इसको फॉलो करोगे, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहां पर, क्योंकि OMe का नाम पहले से आपको पता था। अगर आपको पता हो, मैंने फंक्शन ग्रुप बताए, तो OMe अगर बेंजीन के साथ लगाओ तो एनिसोल उसका नाम पहले से पता है आपको। ठीक है, इन दैट केस आप लोगों को उसको आपको एक प्रायोर बना के उसको यूज करना है। जैसे कि यहां पर NH2 पहले से पता है बेसिकली, ठीक है, और नाइट्रोजन लगा हुआ है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनिलीन नाम से इसको फेमस करोगे, मतलब एनिलीन इसके सफिक्स में आएगा, यहां पर एनिसोल सफिक्स में आएगा। तो आप लोगों को थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी दिमाग में रखना होता है कि बेसिकली यहां पर किसको नंबर 1 मिलेगा, फिर बाकी किसी को तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे वाले में लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो कर सकते हो। ऑब्वियसली आप यहां पर तो नंबर 2 नहीं लिख सकते हो,
यहां पर 2 लिखोगे तो लोएस्ट लोकेंट रूल हमारा खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते। अब हम चलते हैं आइसोमरिज्म की तरफ। नाउ दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर आप लोगों को थोड़ी सी चीज याद रखनी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ी और अच्छे से समझ में आए। मान लो कि मैंने यहां पर इसका नाम लिखने को बोला, एक अजीब सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और मान लो यहां पर मैं लिख रहा हूं ओ, और यहां पर मैं लगा रहा हूं ओ एच, ठीक है, और मैं बोलता हूं चलो इसका नाम लिख के बताओ, थोड़ा और टिपिकल बना देता हूं। यहां पर मैंने कुछ लगा दिया है, ठीक है, और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, थोड़ा और टिपिकल बना देता हूं इसको। अब मैं बोलता हूं इसका नाम लिखो, इसका नाम लिख के बताओ, तो क्या करोगे? सो ऐसे कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले तो फंक्शन ग्रुप पहचानो। यहां पर COOH दे रखा है, तो ये COOH है। बहुत बच्चे नहीं पहचान पाते, कीटोन समझ लेते हैं। ये COOH है, इस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा, तो ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया, हो गया। अब आपको पता है कि यहां पर ना एक सब्स्टिट्यूटल ग्रुप दिख रहा है, कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। क्या लिखोगे? 5 मिथाइल। तो सबसे पहले आप शुरू करोगे कि आपने किसको नंबरिंग नहीं दी, उसको, उस सब्स्टिट्यूटल ग्रुप को पहले लिखो। तो यहां पर ये वाला ग्रुप को मैं पहले मेंशन करूंगा, कर दिया 5 मिथाइल। उसके बाद आप देखो कुछ और तो नहीं है, कोई और फंक्शन ग्रुप, कोई और सब्स्टिट्यूटल ग्रुप तो नहीं है, नहीं है। तो अब क्या करोगे? कितने कार्बन काउंट किए? 6, तो क्या लिखोगे? हेक्स, ठीक है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं। अच्छा, कहीं सिंगल बॉन्ड है? नहीं, डबल बॉन्ड है यहां पे, तो 3, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड होते तो एन लगाते, नहीं, यहां पर एक 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है? वो भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बात करेंगे। कई लोग सोचते हैं सर ये भी तो डबल बॉन्ड है, बेटा ये फंक्शन ग्रुप में आ गया, इसको नहीं काउंट करना है। तो इन दैट केस आपको क्या लिखना है? 5 मिथाइल हेक्स, उसके बाद 3 ईन, और COOH के लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज करते हैं? ओइक एसिड, ओइक एसिड यूज किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहां पर है ना, हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए भी एक सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो सफिक्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको मोटा मोटी आंसर दे देता हूं, अगर यहां पर COOH की बात करें तो उसके लिए सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ओइक एसिड, ठीक है, ये सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लो आपके पास SO3H आता, तो इन दैट केस आप लोग यूज करते हैं पूरा का पूरा सल्फोनिक एसिड। क्या यूज करते हैं? सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास लास्ट में आता COCl, तो इसके लिए यूज करते हो आप ऑयल क्लोराइड, OYL क्लोराइड, ये यूज करते हो। आपको नाम पता होने चाहिए। अगर आप मान लो यूज करते हो CN या CONH2, तो ये होता है बेटा अमाइड। क्या होता है ये? अमाइड, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग यहां पर यूज करते हो CN, तो इसको बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग यहां यूज करते हो CHO, तो उसके लिए बोलते हैं एल्डिहाइड, इसके लिए सिर्फ एल यूज किया जाता है लास्ट में। अगर आप यहां पर कीटोन को यूज करते हो तो आप लिखते हो लास्ट में ONE यूज किया जाता है। अगर आप यहां पर OH लिखते हो तो आपको यूज करना होता है OL। अगर आप यहां पर NH2 लिखते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? एमाइन, ठीक है, तो एमाइन यूज करना होता है। डबल बॉन्ड के लिए आपको ईन यूज करना होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको आइन यूज करना होता है। तो ये पता होना चाहिए, ये सम फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो अब आइसोमरिज्म के टॉपिक पर चलते हैं, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। आइसोमरिज्म, सबसे पहले तो आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फॉर्मूला सेम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिनका फॉर्मूला सेम है। सो दे हैव सेम फॉर्मूला, दे हैव सेम फॉर्मूला, ठीक है। अब या तो फिर डिफरेंट क्या होगा? या तो उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होएगा, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, या तो उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होएगा, या फिर उनके स्टीरियो में डिफरेंस होएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली तो या तो उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है या उनके स्टीरियो, स्टीरियो मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। तो मतलब क्या हो गया? उनके फॉर्मूला सेम है लेकिन फिर भी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि इनकी स्टीरियो यानी कि 3 डायमेंशन अरेंजमेंट अलग है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको आइसोमर कहते हैं। जैसे कि 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से आप क्या बना सकते हो? आप 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से आप कीटोन भी बना सकते हो, आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो। समझ में आ गया? आप ट्राई करके देखो, इसको प्रोपेनॉन भी बना सकते हो, प्रोपेनॉल भी बना सकते हो। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला इनका फॉर्मूला सेम है बट इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है या फिर इनका स्टीरियो डिफरेंट है। आइसोमरिज्म को आप डिवाइड करते हो, अगेन मैंने बोला, क्योंकि जिसमें वो चीजें डिफरेंट होती हैं आप उसी में उसको डिवाइड करोगे।
तो बेसिकली यहां पर किसमें किसको आइसोमरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक उनके 3 डायमेंशन डिफरेंस होता है तो उसको स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने तरह का होता है, एक होता है चेन आइसोमरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा होता है फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म, चौथा होता है मेटामरिज्म और पांचवा होता है टोटोमरिज्म। स्टीरियोटाइप के दो होते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मैंने हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ा दिया है, आप उस चैप्टर में देख लेना। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैंने हेलोएल्केन हेलोरीन में पढ़ा दिया, उसमें देख लेना। मतलब आपका स्टीरियो जो है पूरा हो गया। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की तरफ चलते हैं कि चैन, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप, मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म ये क्या है। तो चलो मैं आपको बताता हूं, नोट कर लेना। सबसे पहले चैन आइसोमरिज्म, तो बहुत आसान है। चैन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास है ना 5 कार्बन है और आपके पास 12 हाइड्रोजन है। 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन को आप स्ट्रेट चेन में भी लगा सकते हो, 1 2 3 4 5, आप ऐसे भी लगा सकते हो या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो 1 2 3 4 और आपने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों के फॉर्मूला सेम है, दोनों में आपको 5 ही कार्बन और 12 हाइड्रोजन यूज होते दिखेंगे, लेकिन एक आपके पास पेंटेन है, दूसरे आपके पास आइसोपेंटेन है। मतलब वहां यहां पर ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। तो चैन आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म का मतलब ये होता है कि फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उसका पता कैसे लगेगा, आयुपैक नेम से। अगर आप लोग दो स्ट्रक्चर का जिनका फॉर्मूला सेम है उनका आयुपैक नेम अलग से लिख देते हो, अलग लिख देते हो, इसका मतलब वो आइसोमरिज्म है। आयुपैक नेम डिफर कर देते हो, आइसोमरिज्म होंगी पक्का। समझ में आ गया। दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना के अगर उनके आयुपैक नेम डिफरेंट निकाल के दिखा देते हो, प्रूव कर देते हो, तो वो आइसोमरिज्म में काउंट होता है। अच्छा, आप 5 कार्बन को और 12 हाइड्रोजन को आप जरूरी थोड़ी है कि आप ऐसे ही करते हैं। ये इसको बोलते हैं एन पेंटीन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटीन, आप उसको नियोपेंटीन भी बना सकते थे। दिस इज नियोपेंटीन। आप इस स्ट्रक्चर को गौर करना, इसमें 5 ही कार्बन है और 12 ही हाइड्रोजन है। एक कार्बन यहां लगा हुआ है, एक कार्बन यहां लगा हुआ है, एक कार्बन यहां लगा हुआ है, एक कार्बन यहां लगा हुआ है और एक कार्बन यहां लगा हुआ, बाकी हाइड्रोजन से पूरा कर देना, इसको नियोपेंटीन कहते हैं। तो यहां पर सीन क्या है, यहां पर सीन है कि आप 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन को यूज करते हुए अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हो जिनके आयुपैक नेम भी डिफरेंट है। एक का नाम एन पेंटेन है, एक का नाम आइसोपेंटेन है, एक का नाम नियोपेंटेन है। समझ में आ गया। आइसो किसको बोलते हैं, जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जब आपका एक कार्बन जो है, यहां पर ये जो कार्बन दिख रहा है बेसिकली वो कुछ इस तरह का, मतलब इसको हम लोग आइसो कहते हैं। ऐसी कभी भी आपको स्ट्रक्चर दिख जाए कि जब एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, समझ में आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली आइसो। जब एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, ये देखो 3, इनफैक्ट यहां तो 4 दिख रहे हैं, वो अलग बात है, यहां पे कुछ भी हो सकता था, 3 दिख रहे हो तो उसको नियो कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पोजीशन आइसोमरिज्म पर चलते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब है जहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए। समझो, जैसे कि यहां पर आप OH ग्रुप को देखो, ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोपेन 1 ऑल। 1 क्यों लगाया, क्योंकि वो OH की पोजीशन को बता रहा है। अब ये OH आप कहीं भी लगा सकते थे, अगर आपने OH को यहां पे लगा दिया सेकंड पोजीशन पे, तो आप गौर करके देखो पहले वाले एग्जांपल और दूसरे वाले एग्जांपल में OH यानी कि फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, लेकिन फॉर्मूला अभी भी सेम ही है, अभी भी फॉर्मूला सेम ही है। और एग्जांपल ले लो, मान लो मैं यहां पर लिखता NH2, इसको 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। मान लो मैं इसको U नहीं बनाता, मान लो मैं इसको U बनाता और यहां पर मैं लिख देता NH2। अब आप ट्राई करके देखो, इनके ना फॉर्मूला सेम है लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है, यहां पर पहली पोजीशन पे लगाया गया जबकि यहां पर दूसरी पोजीशन पे लगाया गया। तो अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, पोजीशन आइसोमरिज्म। फिर आता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में जोड़े होते हैं। जोड़े, जोड़े समझते हो क्या होता है, जोड़े का मतलब ये होता है कि दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो कि बेसिकली जोड़े में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखा रहे होंगे। मतलब समझो, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप के आपको, मतलब अगर मैं बात करूं कीटोन की और एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड और कीटोन का जनरलाइज फॉर्मूला सेम होता है। दोबारा समझाता हूं, एल्डिहाइड और कीटोन का जनरलाइज फॉर्मूला सेम होता है। मतलब आप सेम फॉर्मूले से एल्डिहाइड भी बना सकते हो और सेम फॉर्मूले से आप कीटोन भी बना सकते हो, गारंटी दे सकता हूं आपको। मतलब आप समझो ये दोनों भाई बहन क्यों है, ये फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म क्यों दिखाते हैं, क्योंकि दोनों में CO ग्रुप ही होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों में CO ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में भी CO कार्बोनिल ग्रुप होता है, कीटोन में भी CO यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब इसमें एल्डिहाइड में तो क्या होता है कि एक तरफ कार्बन चेन होती है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा होता है, जबकि कीटोन की बात करें तो यहां पर दोनों तरफ आपके पास कार्बन चेन होती है। मजे की बात यह है कि आप सेम फॉर्मूला से एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी। जैसे आप यहां पर चेक करो कि यहां पर आपने 3 कार्बन यूज किए,
6 हाइड्रोजन यूज किया और 1 ऑक्सीजन यूज किया। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से आप प्रोपेनॉन भी बना सकते थे, प्रोपेनाल भी बना सकते हो, मतलब एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो। समझ में आ गया? अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन एक ऐसा जोड़ा है जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाता है। इसी तरह से एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल मतलब OH और ईथर का मतलब हो गया OR। ये दोनों ऐसे ग्रुप हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाते हैं, दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाएंगे। मतलब एल्कोहल का और ईथर का आपको जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो सेम ही मिलेगा। आप सेम फॉर्मूले से अल्कोहल भी बना सकते हो, उसी सेम फॉर्मूले से आप ईथर भी बना सकते हो। जैसे कि आप खुद ट्राई करके देखो, आप 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से आप अल्कोहल भी बना सकते हो, इथेनॉल, और आप यहां पर ईथर भी बना सकते हो, मिथॉक्सी मिथेन भी बना सकते हो। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आता है? इसी तरह से आपको मैं समझाता हूं, यहां पर सिर्फ वो अकेला नहीं होता, एक और होता है ग्रुप, मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझना। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको समझाता हूं कि अब भाई बहन का पता कैसे करें। तो भाई बहन का पता करने का तरीका बड़ा सिंपल है। तो मान लो कि मैंने आपको बताया कि एक तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों भाई बहन है, मतलब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि इनमें एक ग्रुप कॉमन है। कौन सा वाला? CO। अब उसमें कुछ नहीं करना होता, एक CO ग्रुप को कॉमन लिया, एक में तो आपने R और H लगाया और दूसरे में R और R लगाया। बस मैं आपको ऐसे ही बोलता हूं कि एक फंक्शन ग्रुप पकड़ लो। जैसे कि मान लो एल्कोहल, एल्कोहल और ईथर जो होते हैं ना, एल्कोहल और ईथर दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है? ऑक्सीजन। ईथर में क्या होता है? ऑक्सीजन। अच्छा, आप एल्कोहल में क्या करते हो? एक तरफ R लगाते हो, दूसरी तरफ क्या लगाते हो? H। ईथर में क्या करते हो? एक तरफ R लगाते हो, दूसरी तरफ क्या लगाते हो? R। तो मैंने आपको यही तो कहा कि एक बार RH लगाओ और एक बार RR लगाओ, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाएंगे। ऐसे जोड़े और भी होते हैं। और कौन सा जोड़ा होता है ऐसा? ऐसा जोड़ा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होते हैं। कैसे? मैं समझाता हूं। उनमें ये ग्रुप कॉमन होता है, CO एंड देन O। एस्टर में भी यही ग्रुप देखने को मिलेगा। एस्टर में क्या ग्रुप देखने को मिलेगा? C डबल बॉन्ड O एंड देन O। समझ में आ गया? अब एक तरफ क्या करोगे? एक तरफ तो R लगाओगे और यहां पर H लगाओगे और यहां पर दोनों तरफ R लगाओगे। तो मेरा ट्रिक पकड़ो क्या है, अगर आपने दोनों तरफ R लगाया तो एस्टर बन गया और एक तरफ RH लगाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो जब आप एक फंक्शन ग्रुप में RR और RH का फर्क करते हो तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखा रहे होते हैं। और ये जोड़ियां हैं, एल्डिहाइड कीटोन की जोड़ी है, अल्कोहल और ईथर की जोड़ी है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की जोड़ी है। ऐसे जोड़ियां और भी हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए मेटामरिज्म की तरफ चलते हैं। मेटामरिज्म तो बहुत आसान है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? मेटामरिज्म में आपको ऐसे फंक्शनल ग्रुप को चुनना होता है जो जिसकी दोनों बाहें खुली हो बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ईथर। ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें इस तरफ और इस तरफ आप लोग कुछ भी जोड़ सकते हो, वो मेटामरिज्म दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल ले लो। और कौन सा एग्जांपल लोगे? और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि NH। ठीक है, NH मतलब सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी अमाइन भी क्या करती है? मेटामरिज्म दिखाती है। इसका मतलब क्या मेटामरिज्म का? देखो यहां पर मैंने ऑक्सीजन लिया, इसके इस तरफ मैंने क्या जोड़ा? CH2। इस तरफ क्या जोड़ा? CH2। मतलब मैंने इथॉक्सी इथेन बनाने की कोशिश करी। अब बस मैं यही करूंगा, कार्बन चेन को बदलूंगा। आपका ऑक्सीजन वही रहेगा लेकिन आपको कार्बन चेन को बदलना है, उसको बोलते हैं मेटामरिज्म। आपने अभी ऑक्सीजन को एज इट इज रखा, अब आपने एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप जोड़ा और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप जोड़ा। मतलब मेरा समझो, मैंने अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ठीक है, एक तरफ मैंने C2H5 जोड़ दिया और दूसरे तरफ भी मैंने C2H5 जोड़ दिया, यानी कि 4 कार्बन जोड़े हैं मैंने, इसको बोलते हैं इथॉक्सी इथेन। लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन की एक तरफ तो मैंने CH3 जोड़ा है, समझ में आया, और दूसरी तरफ मैं जोड़ रहा हूं CH2 मतलब CH2 एंड देन CH3। मैंने बदल दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने यहां से एक मिथाइल ग्रुप उठा के यहां डाल दिया। अब देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है। समझ में आ गया? फॉर्मूला सेम है लेकिन अभी दोनों अलग अलग है। क्यों? एक का नाम है इथॉक्सी इथेन, दूसरे का नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन। इसको बोलते हैं मेटामरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामरिज्म। अब बात करते हैं टोटोमरिज्म की। टोटोमरिज्म एक बहुत ही स्पेशल तरह का आइसोमरिज्म है जिसमें कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों क्या रहते हैं? इक्विलिब्रियम में रहते हैं।
अब सबसे पहले तो कौन दिखाता है, ये ज्यादातर आप लोगों को कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा दिखाया जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड इस टोटोमरिज्म को दिखाते हैं। अब ये क्या होता है टोटोमरिज्म, मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेशन देता हूं। मान लो कि ये आपके पास ये ऐसा कुछ है, ये CH2 और यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि मैं आपका यहां पर कीटोन ही ले लेता हूं, कीटोन ले लिया। अब होगा कुछ यूं कि ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड की, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगी, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। खींचेगी तो इस केस में ये जो हाइड्रोजन है वो कुर्बानी देगा, यहां से हटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे ताकि बॉन्डिंग को पूरा किया जा सके। समझ में आ गया। अब आप देखो क्या बना, जरा आप चेक करना। यहां से आपको बन गया एक कार्बन है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, उसके पास नेगेटिव का साइन आ गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए हैं, है ना। फिर उसके इस तरफ आपको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड में CH2 मिल गया है और इस तरफ क्या लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने क्या बना दिया, एक मिनट रुको, मैंने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए थे, नीचे ऑक्सीजन के साथ बन गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक सेकंड रुकना। तो मैं यहां पर इरेज कर लेता हूं, थोड़ा और प्रॉपरली आपको समझा देता हूं। ओवरऑल मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं जरा आप चेक करना। तो यहां पर जो हुआ है वो मैं आप लोग करके दिखा देता हूं, ठीक है। एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूं। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है जरा आप चेक करो। तो जैसे ही आपको ये सब शिफ्टिंग हुई तो एक कार्बन है सेंटर का, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ऑक्सीजन पे माइनस का साइन आ गया। कार्बन के एक तरफ तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो डबल बॉन्ड यहां क्रिएट हो गया और यहां क्या आ गया, CH2। और ये H+ बिरला अकेला घूम रहा है, तो H+ कहां जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या बना, ये कीटोन था, दिस इज कीटोन। कीटोन से आपके पास क्या बन गया, इनॉल। इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब एल्कोहल। जब कीटोन से इनोल बन जाता है मतलब आपका कीटोन से डबल बॉन्ड और अल्कोहल वाला कंपाउंड बन गया, इनोल कहते हैं, इसी को टोटोमरिज्म कहते हैं। और बेसिकली ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इसमें हाल फिलहाल इसमें तो आपको कीटोन वाला जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल दिखेगा, बट जरूरी नहीं है कि हर बार कीटोन का फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल हो, इनोल का फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो इसको टोटोमरिज्म कहते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस आप लोग देखते हो उसमें क्या होता है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन किस पे अटैक करता है, उसको भी समझ लेते हैं। सो विल टॉक अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं आपको समझाता हूं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास एक होता है सबस्ट्रेट, जो कि क्या करता है, एक सबस्ट्रेट होता है जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसपे अटैक किया जाता है। ध्यान से समझो, एक होता है आपके पास सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट हमेशा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसपे अटैक किया जाता है। एक होता है रिएजेंट, ये रिएजेंट एक्चुअली अटैक करता है। तो एक तो होता है जिसपे अटैक किया जाता है, एक होता है जो अटैक करता है। तो जिसपे अटैक किया जाता है वो सबस्ट्रेट होता है, जो अटैक करता है उसको रिएजेंट कहते हैं। दोनों आपस में मिलके कुछ इंटरमीडिएट बनाते हैं, बीच की एक स्पीसी बनाएंगे। मे बी वो बीच की स्पीसी कार्ब कैटायन हो सकती है, मे बी वो कार्बेनाइन हो सकती है, मे बी वो एक रेडिकल हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आया। कभी कभार सीधे भी मिल जाता है और कई बार इंटरमीडिएट स्पीसी बनती है बीच में, जिसको कार्ब कैटायन कहते हैं, किसी को कार्बेनाइन कहते हैं, किसी को रेडिकल कहते हैं। तो यहां पर अब हम चलते हैं आगे। अब जो बॉन्ड टूटता है वो बॉन्ड भी दो तरह से ब्रेक होता है। एक तो बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कार्ब कैटायन या कार्बेनाइन बन रहा है तो उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। मतलब समझो, जैसे कि मान लो आपके पास दिया हुआ है CH3Cl, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अगर क्योंकि इस बॉन्ड को ध्यान से देखोगे तो इस बॉन्ड के अंदर कार्बन का भी पूंजी लगी हुई है और क्लोरीन की भी पूंजी लगी हुई है। मतलब कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है और क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। अब मान लो कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग गया, क्लोरीन। समझ में आ गया। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको CH3 के ऊपर प्लस दिखेगा और क्लोरीन के ऊपर माइनस दिखेगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक बंदा लेके भाग जाए तो इस तरह के क्लीवेज, इस तरह के ब्रेकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं या हेट्रोलिटिक ब्रेकेज बोलते हैं। समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो कि ये कंपाउंड बना हुआ हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन, और यहां पर दोनों की पूंजी लगी हुई है। अब अगर मान लो कि यहां पर अगर ब्रेकेज ऐसा हो रहा है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तमीज से दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले गए और इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है बस, कोई चार्ज नहीं है, और इस हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है। जब तमीज से ये तोड़ते हैं एक दूसरे के बॉन्ड को तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज में आप लोग क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में आपको क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन मिलता है, मे बी कार्बेनाइन भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है।
कभी कभार कार्बन भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जैसे मान लो कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, तो इस केस में कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से तो ज्यादा ही होती है। समझ में आ गया? इसको बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा स्टेबिलिटी के बारे में बता देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आपको पता है कि सबस्ट्रेट पे रिएजेंट अटैक करता है और इंटरमीडिएट स्पीसी बनती है, वो कार्ब कैटायन भी हो सकती है, वो कार्ब एनायन भी हो सकती है, और वो फ्री रेडिकल भी हो सकती है। तो स्टेबिलिटी का कैसे पता लगेगा? तो देखो, अगर कार्ब कैटायन की बात करो, ठीक है, तो कार्ब कैटायन के केस में 3 डिग्री कार्ब कैटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। याद रखो कि 3 डिग्री कार्बो कैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। और मिथाइल कार्ब कैटायन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये कैसे आया? देखो, होता कुछ यूं है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, इस कार्बन पे आया प्लस का साइन। अब ये प्लस के साइन को किस चीज की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की। अगर उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब अगर आप 3 डिग्री में देखोगे, ये 3 डिग्री है, अब ये 3 डिग्री में देखोगे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि ये जो आपको जो कार्बन दिख रहा है जिसपे पॉजिटिव का साइन है, वो 3 तरफ से 3 मिथाइल ग्रुप से घिरा हुआ है, 3 कार्बन चैन से घिरा हुआ है, इसलिए उसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब यहां से मिथाइल ग्रुप क्या करता है? पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाता है, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। प्लस आई मतलब ये मिथाइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, अगर किसी को जरूरत होगी तो हेल्प करेगा वो। इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहां पर इस प्लस को क्या कर रहा है? ये मिथाइल ग्रुप हेल्प कर रहे हैं। ये ऐसा ही है कि कोई बेचारा लड़का है और उसको उसके मम्मी, पापा, भाई तीनों हेल्प कर रहे हैं। समझ में आ गया? इसको कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तीनों तरफ से उसको खून मिल रहा। उसको बोलते हैं कि बेसिकली ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि तीनों तरफ से उसको हेल्प मिल रही है। कईयों को सिर्फ मम्मी और पापा से ही हेल्प मिलती है। समझ में आ गया? तो वो थोड़े कम स्टेबल होते हैं। कईयों को सिर्फ पापा से हेल्प मिलती है, मम्मी से नहीं मिलती, या मम्मी से हेल्प मिलती है, पापा से नहीं मिलती। समझ में आ गया? वो रीजन कुछ भी हो सकता है। तो वो 1 डिग्री है। समझ में आ गया? वो और भी कम स्टेबल है। और कईयों को तो कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती। देखो, यहां पर तो 3 हाइड्रोजन है, कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही। तो बेसिकली ये सबसे कम स्टेबल है। तो कार्बोकेटायन की बात करें तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। इसका जस्ट अपोजिट आएगा कार्ब एनायन में। अगर कार्बन पे नेगेटिव का साइन है, कार्ब एनायन बना रहा है, तो उस केस में जस्ट अपोजिट कर दो। अब आप देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? अब देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तभी तो औलादे बिगड़ती हैं। अब इन दैट केस क्या हुआ, जरा देखो, एक एक लड़का जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए फिर भी पापा, मम्मी, भाई सब करोड़ रुपए कमाते हैं, तो वो लड़का बिगड़ेगा ना। समझ में आया? तो उसको उस वे से समझा जा सकता है, जिसके पास पैसे हैं उसको जिसके पास पैसे हैं उसको अमीर खानदान में पैदा कर दिया आपने, ऐसा लग रहा है, तो वो बिगड़ेगा। तो जब नेगेटिव की बात करें तो 3 डिग्री लीस्ट स्टेबल होता है। और यहां पर जिसके पास पैसे उसको हेल्प की जरूरत नहीं है, तो यहां पर कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं, इनफैक्ट उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो वो मोस्ट स्टेबल होता है। समझ में आ गया? तो यहां पर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होएगा, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होएगा, फिर 2 डिग्री का नंबर आएगा, और फिर 3 डिग्री का। एनायन के केस में जस्ट उल्टा होता है, जो आप सोच पा रहे हो उसका जस्ट उल्टा। अब रेडिकल के केस की बात करते हैं। रेडिकल का केस वैसा ही होता है, याद रखो, अगर फ्री रेडिकल मिलते हैं, रेडिकल का केस सेम होता है जैसे कि कैटायन का केस होता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अकेला है। गाना सुने हो तुम, अकेला हूं, पेयरिंग करना चाहता हूं। तो इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक इलेक्ट्रॉन की चाह है। समझ में आ गया? जैसे कि पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की चाह थी, इस इलेक्ट्रॉन को भी किसी इलेक्ट्रॉन की चाह है कि आ जाओ भैया पेयरिंग करवा लो। तो यहां पर भी रेडिकल के केस में वही ऑर्डर फॉलो होता है जो कैटायन के केस में होता है। तो 3 डिग्री आपको टॉप पे दिखेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अब हम और आगे चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जरा आप उसको समझो। देखो, इलेक्ट्रोफाइल आप पहले समझो, इलेक्ट्रो एंड देन फाइल, शब्द को पकड़ो। पहले क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रो, ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ है फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का साइन होता है। फाइल का मतलब क्या होती है? चाह, यानी कि लव। तो ऐसी स्पीसी जिसको इलेक्ट्रॉन की चाह है, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ में आ गया, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। समझो, यानी कि एक ऐसी स्पीसी जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो। ये देखो, एक ऐसी स्पीसी जिसपे पॉजिटिव साइन हो, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में? जैसे कि मान लो कार्बोकेटाइन क्या होगा? एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। कार्बोकेटाइन इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
समझ में आ गया? अच्छा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मतलब, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव रहता है, फाइल का मतलब लव, जिसको पॉजिटिव से प्यार हो, जिसको पॉजिटिव चाहिए हो, मतलब उस पीसी के बाद खुद के पास क्या होएगा? नेगेटिव का साइन होएगा, तभी तो वो पॉजिटिव की चाह रखेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जैसे कि OH माइनस, कार्बेनाइन भी एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसको न्यूक्लियस की जरूरत होती है, जिसको पॉजिटिव की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जिसको नेगेटिव की जरूरत होती है। समझ में आया? और आपको सिर्फ पूरी केमिकल रिएक्शन में यही ढूंढना होता है कि कौन है इलेक्ट्रोफाइल, कौन है न्यूक्लियोफाइल, किसके पास पॉजिटिव है, किसके पास नेगेटिव है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जुड़ जाएंगे। बस इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानना आता है, अगर आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानना आता है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर लोगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? चलो, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो उसके ऊपर चलते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है परमानेंट इफेक्ट, एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसमें क्या होता है, कार्बन या कार्बन की स्पीसी के ऊपर पोल्स जनरेट हो जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग बात क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। जब प्लस और माइनस आपको मालूम पड़ जाएंगे तो आपको केमिकल रिएक्शन का मालूम पड़ जाएगा। बट ये प्लस और माइनस कैसे पैदा होंगे? ये प्लस और माइनस पैदा होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से, जो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है परमानेंट, दूसरा होता है टेम्परेरी। परमानेंट में दो आते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है रेजोनेंस। इस रेजोनेंस को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। समझ में आ गया? एक और होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट में कौन आता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, यही पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। परमानेंट इफेक्ट में कौन आता है? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये दोनों परमानेंट में आते हैं। टेम्परेरी में कौन आता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। परमानेंट में एक और होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैं आपको समझाता हूं, एक आइडिया देता हूं, ठीक है? तो चलो इन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक प्लस आई और एक माइनस आई। अब ये होता क्या है? होता कुछ यूं है कि पहली बात तो जरा ध्यान से इसको समझना कि मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ये कार्बन और कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? मान लो एक हेलोजन लगा हुआ है, और उस कार्बन के पीछे ना बहुत सारे कार्बन चेन्स भी है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ऐसे करके ये चौथा कार्बन, ऐसे लंबी सी लाइन है। तब आपको पता है कि भैया ये जो एक्स है वो क्या करेगा? हेलोजन है, इसको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस एक्स पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या है? अब एक बात बताओ, परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हेलोजन लगा हुआ है कार्बन के साथ में, हेलोजन खींचता रहेगा इलेक्ट्रॉन को, तो परमानेंटली ये पोल जनरेट होते हैं। अब क्या होता है कि अब इसने अपनी, इस एक्स ने क्या किया? इस एक्स ने अपनी जरूरत इस कार्बन से पूरी कर ली, तो इस कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? पीछे वाला। तो पीछे वाला कार्बन थोड़ी हेल्प करता है इसकी, तो इस पे भी कुछ साइन आ जाता है। लेकिन मजे की बात देखो, ये ज्यादा हेल्प नहीं करता उसकी, लेकिन कुछ तो हेल्प कर ही सकता है। अब इसकी कार्बन, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? इससे पीछे वाला। जितनी हेल्प कर सकता है उतनी करता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट पीछे जाने पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होने लगता है। पहले कार्बन, दूसरे और मैक्स तीसरे कार्बन तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखेगा, उससे पीछे नहीं दिखेगा। समझ में आ गया? और इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से परमानेंट यहां पर चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये दो तरह का होता है, एक प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई और माइनस आई को कैसे समझोगे? अगर कार्बन के साथ में जो स्पीसी अटैच है, कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो होगा प्लस आई। कभी कभार कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचने भी लग जाता है, एक ऐसी स्पीसी जुड़ी हो जिससे कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, तो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचे तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो प्लस आई में काउंट होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है
तो माइनस आई में काउंट होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसा इफेक्ट है जो कि बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है। रेजोनेंस आपको कहां देखने को मिलता है? बेसिकली रेजोनेंस आपको ऐसे सिस्टम में देखने को मिलता है जहां पर कॉन्जुगेशन हो, मतलब सिंगल डबल ये बॉन्ड क्या हो, बेसिकली ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, और वहां पर रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसका बेंजीन सबसे प्राइम एग्जांपल है। बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव सबसे प्राइम एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब ये भी दो तरह का होता है, एक तो होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब बहुत ही सिंपल है। रेजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमते रहना। समझ में आ गया? द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमते रहना ही रेजोनेंस कहलाता है। यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट में कोई भी एटम अपनी जगह से नहीं हिलता, कोई भी सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से नहीं हिलते। तो हिलता कौन है? हिलता है पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलते और कोई नहीं। जैसे समझो, जैसे मान लो कि बेंजीन रिंग के ऊपर है ना, आपने एमाइन ग्रुप जोड़ दिया। अब एमाइन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, समझो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया, अगर कोई फंक्शन ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा है। समझ में आ गया? रिंग को हेल्प कर रहा है। तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। जब हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग नेचर का इलेक्ट्रॉन, ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को, तो ऐसा जो रेजोनेंस है वो प्लस आर इफेक्ट कहलाता है। जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं या फिर पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सिर्फ उनकी मूवमेंट होती है और किसी की मूवमेंट नहीं होती। यहां पर इसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर फेंके, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां से इस कार्बन पर मूव हो गए, तो यहां से वो पाई बॉन्ड गायब हो गया और इसमें माइनस का साइन आ गया, और इस नाइट्रोजन में प्लस का साइन आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए। फिर ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर नेगेटिव का साइन आ गया और यहां पर पॉजिटिव पहले से ही था। मान लो इसने यहां शिफ्टिंग कर दी तो ये यहां शिफ्टिंग कर दिया। इस तरह से ये ना पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बनती है ना, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। जितनी ज्यादा रेजोनेंस की स्ट्रक्चर होगी किसी भी कंपाउंड की, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन को बिजी कर रहा है। इसको हम लोग डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीलोकेलाइजेशन, ठीक है, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। एक होता है माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर कब होता है? जब आपने एक ऐसा ग्रुप जोड़ा हुआ है जो कि गंदा है, जो हेल्प नहीं करता। एक बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जैसे कि NO2। NO2 एक ऐसा ग्रुप है, जैसे कि COOH, जैसे कि CHO। ये ऐसे ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, देते नहीं है। जैसे NO2 ग्रुप को देखो, यहां से पहले इस ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन अब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए। अब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, इसका मतलब वहां पर जो इफेक्ट लग रहा है रेजोनेंस का, अब वो माइनस आर है, मतलब वो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। समझ में आ गया? बस आगे वाला गेम सेम ही है, बस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते जाओ। इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो इस पे प्लस का साइन आ गया। फिर इसने इसकी हेल्प करी, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए तो इस पे प्लस का साइन आ गया। इसने इसकी हेल्प करी तो इस पे प्लस का साइन आ गया। खत्म कहानी। इस तरह से चलता रहता है और फाइनली ये प्लस का साइन, और फिर ये वापस क्या होगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां फेंकेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ जाएंगे। ये रेजोनेंस चलता रहता है। रेजोनेंस की खास बात ये होती है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर, इन्हीं की ही सिचुएशन को हिलाया जाता है, यही डीलोकलाइज होते हैं। एटम अपनी जगह से नहीं हिलते। प्लस आर किसको बोलते हैं? जब रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया जा रहा हो। माइनस आर किसको बोलते हैं? जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा हो। समझ में आ गया? उसको रेजोनेंस। अब आते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी मतलब ये तभी दिखता है जब कोई रिएजेंट अटैक करने को आता है। समझ में आ गया? भाई लड़कियां सजती कब हैं? ऐसे तो घर पे लड़के और लड़कियां, मैं टेम्परेरी पर्टिकुलरली नहीं जाऊंगा, आजकल लड़कों की भी वही हालत है। घर में आप लोग सजते कब हो? ऐसे तो अभी पड़े रहते हो ऐसे ही घर के कपड़ों में। लड़कों का तो पूछो ही मत, फटी हुई चड्डियों में पड़े रहते हैं। लेकिन घर पे अगर मेहमान आ रहे हो तो हर कोई कोशिश करता है कि मैं थोड़ा ठीक दिखूं, मैं थोड़ा सजने की कोशिश करूं, है ना? गाना भी फेमस हो रखा है, सजना है मुझे सजना के लिए ऐसे ही करके। मतलब क्या है
कि आप तभी सजते हो जब कोई आएगा, अदरवाइज आप घर पे ऐसे ही पड़े रहते हो। मैं अगर बोलूं मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं तो तुम शायद अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो। अभी तो तुम ऐसे ही बैठे हो, और अभी तो तुम ऐसे ही बैठे हो। कई लोग गारंटी देता हूं कि इस जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप या मोबाइल पे बैठा है वो घर के कपड़े पहन के बैठा होगा, कोई निक्कर पहन के बैठा होगा, पजामा पहन के बैठा होगा। अब ये क्यों है? क्योंकि मैं आपके घर पे आके नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूं। इनफैक्ट मैं भी खुद भी निक्कर में ही बैठा हूं। तो मतलब ये है कि अगर मैं आपके घर पे आके पढ़ा रहा होता तो आप पक्का सज के बैठते, फिजिकली पढ़ा रहा होता। मैं चलता मैं तुम्हें होम ट्यूशन दूंगा, अगर होम ट्यूशन दूं मैं तुम्हारे घर पे अगर पढ़ाऊं तो तुम पक्का ढंग के कपड़े पहन के बैठोगे एटलीस्ट। ऐसे थोड़ी आ जाओगे कुछ भी उठा उठाया, ऐसे सूते उठे आ गए, नहीं होगा ना। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन को टेम्परेरी सिचुएशन बोलते हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी होता है। इलेक्ट्रोमेरिक में जब तक रीएजेंट नहीं आता तब वो पड़े रहते हैं, और रीएजेंट अटैक करने आएगा तब वो कुछ सजना सजना सवरना करेंगे, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो कि आपके पास, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको ज्यादातर कहां दिखाई देगा? जहां पर कार्बन टू कार्बन आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, मतलब सिग्मा बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड्स वहां पर अवेलेबल हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ये जो है ना एल्कीन ऐसी पड़ी थी, लेकिन जैसे ही पता लगा कि कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है, ध्यान से समझना, पहले तो वो ऐसी ही पड़ी थी, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने को आ जाए जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एल्कीन क्या बोलेगी? ये एल्कीन बोलेगी थांबा इलेक्ट्रोफाइल। पहले वो बिंदी लेगी, लपिस्टिक लेगी कई लोग लिपस्टिक को लपिस्टिक बोलते हैं। तो बिंदी लेगी, लपिस्टिक लेगी, बोलेगी सजना है मुझे इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो पहले वो ना इलेक्ट्रोफाइल के लिए सजेगा, उसके बाद वो अटैक करने आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो बेसिकली अब क्या सीन है? तो पहले इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट तो करो। तो मान लो कि दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए। अगर ये यहां शिफ्ट हो गए तो अब क्या सीन बन रहा है जरा आप चेक करो। ये सीन कुछ ऐसा ही, इसमें नेगेटिव का साइन आ गया और इस पे पॉजिटिव का साइन आ गया। अब बताओ आप लोग, जहां पर इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हुए थे, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आके कहां जुड़ रहा है? ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव की तलाश होती है, यहां आके जुड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना होगा। बनता क्या है फिर बाद में? ये बन जाता है, जरा आप चेक करना, ये बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव का साइन आ गया। अब आपको मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये कब हुआ? जब कोई आया अटैक करने, समझ में आता है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, अगर इनकमिंग स्पीसी वहीं पे आके जुड़ जाती है तो इसको बोलते हैं प्लस इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, आपकी अटैकिंग स्पीसी वहीं आके जुड़ी, तो इसको बोलते हैं आहा मिल गए, तो प्लस इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। समझ में आया? अब आ जाओ दूसरे एग्जांपल देते हैं। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आता, जरा समझो कि ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने को आता है तो प्लस ई इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आएगा, मान लो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आ गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आया तो कार्बन की जो डबल बॉन्ड वाली क्या बोलेगी? थांबा सजना है मुझे सजना के लिए। तो बेसिकली यहां पर क्या है, ये नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पड़ेंगे, कहीं तो पॉजिटिव लाना पड़ेगा ना। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए हैं तो क्या दिखेगा आपको? आप बताओ। इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और दूसरे कार्बन पर नेगेटिव आएगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा अटैक करने? ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे यहां और आपने जोड़ा है यहां, इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल के केस में तो प्लस ई इफेक्ट दिखाई देगा और न्यूक्लियोफाइल के केस में माइनस ई इफेक्ट दिखाई देगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि टेम्परेरी है। ये सजती सवरती तभी है जब कोई आता है, मेहमान, ठीक है। चलो तो अब हम चलते हैं लास्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ। हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब इसके लिए नो बॉन्ड रेजोनेंस के लिए स्पेशली आपको क्या चाहिए रहता है? आपको एक एक ऐसी स्पीसी चाहिए जहां पर रिक्वायरमेंट हो इलेक्ट्रॉन की और वहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो।
ये रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो किसी कार्बन में प्लस का साइन है तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है उसकी हेल्प करने के लिए। मैं आपको समझाता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे परफॉर्म होता है, समझो। मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि ये कार्बन है, इस कार्बन पे प्लस का साइन है, वैसे ऊपर बना हुआ मैं अलग से भी दिखा देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। और इसने एक अपनी यूं पूरी कर रखी है, अपनी चाहत यूं पूरी कर रखी है। इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे। इसके पास एक हाइड्रोजन होएगा, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस कार्बन के ऊपर प्लस का साइन है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। अब इसकी हेल्प कौन करने आएगा? अब ये जो हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो स्पीसी उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हेल्प करने के लिए यहां फेंक देगा। दोनों इलेक्ट्रॉन फेंक दिए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये हवा में लटक गया। इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पर अब ये जाएगा कहीं नहीं, ये यहीं पे लटका रहेगा। समझ में आता है? और ये शिफ्टिंग चलती रहेगी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो ये हवा में लटक जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे तो ये हवा में लटक जाएगा। और बेसिकली क्या कर रहे हैं, सारे अल्फा हाइड्रोजन हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और यहां पर एटम हिलता नहीं है, समझो। टोटोमरिज्म में तो हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में ऑक्सीजन के पास चला गया था, लेकिन यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन में कभी भी H प्लस जो कि हवा में है वो हिलता नहीं है और ये कंटिन्यू शिफ्टिंग होती रहती है इलेक्ट्रॉन की। ये जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यू शिफ्टिंग होती रहती है। कैसे? ये यहां पर आया, फिर ये थोड़ी देर में ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, थोड़ी देर में ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। एंड दिस इज फॉर हेल्प। अब मैं आपको इससे इसकी एक प्रॉपर्टी बताता हूं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन की, कि अगर जब भी आपको यहां पर किसी एल्कीन या एल्काइन का आप लोगों को स्टेबिलिटी का पता करना हो कि कौन सी एल्कीन या एल्काइन ज्यादा स्टेबल है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर एक एल्कीन ली, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, समझ में आ गया। और यहां पर मान लो CH3 है। एक तो ये एल्कीन दे रखी है, और मान लो एक एल्कीन और है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर मान लो हाइड्रोजन है, यहां पर CH3 है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर CH3 है। अब मैं बोलूं कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करोगे। कैसे? सबसे पहले तो आप डबल बॉन्ड को सर्किल कर लो, कर लिया। यहां पर भी डबल बॉन्ड को सर्किल कर लो, कर लिया। अब क्या करोगे, अब डबल बॉन्ड को सर्किल करने के बाद अब देखो ये आपकी फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप ही है। डबल बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यस। अब आप अल्फा कार्बन पकड़ो, कहां है? इसके पास एक ही अल्फा कार्बन है, जिसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको पकड़ो, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये अल्फा कार्बन है भाई। इस एन सर्किल में सबसे पास वाला कार्बन ही है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इन एन सर्किल में ये भी तो कार्बन है जो कि अल्फा कार्बन है। तो यहां पर 2 अल्फा कार्बन है, इसका मतलब यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, बेसिकली डबल बॉन्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डबल बॉन्ड में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, नो बॉन्ड रेजोनेंस उसमें ज्यादा होएगा, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होएगी। तो ये मतलब निकलता है अल्फा यहां पर किसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का। 3000 लाइक अभी तक आ चुके हैं। अमेजिंग बच्चों, आप लोग इतना दिल खोल के लाइक करते हो, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे आपके चैट में तभी पढ़ पाता हूं जब आप लाइक करते हो, तो डू लाइक द सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने बच्चों ने लाइक किए? अभी मैं आपको ऑलमोस्ट सारी पिक्चर क्लियर कर चुका हूं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करके जाना। यहां पर हमारा चैप्टर जो है बेसिकली जो मेन थ्योरी थी, फालतू सब चीज हटा के जो मेन थ्योरी थी वो सारी थ्योरी मैंने आपको करवा दी। इट्स डन नाउ। दिल बड़ा है तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक जरूर करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना दिल बड़ा रखोगे, दिल आपका बड़ा है मुझे पता है, आप लोग लाइक करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
आप इसको शेयर करो, नीडी बच्चों को दो, आप उनको बोलो कि देखो भैया यहां पर इतना तो जीओसी करके जा। कई बार चैप्टर में से इजी सवाल आ जाता है, जो इन्हीं में से निकल के आएगा तो आपके लिए आसान रहेगा। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि जीओसी के इस चैप्टर को आप लोग दूसरे बच्चों के साथ शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे, ऊपर वाला आप लोगों को उतनी दुआएं बख्शेगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपको दुआएं मिलेंगी। यहां पर लाइक करो और शेयर करो। 3200 बच्चे अभी तक इस सेशन को लाइक कर चुके हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, डू लाइक दिस सेशन राइट नाउ, ठीक है, ताकि हम ऐसे सेशन आप लोग के लिए बनाते रहें। फाइनली गाइज, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूं। पूरा 10 अगस्त को एक नया बैच शुरू हुआ है और इसमें आपको मैसिव डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे। दैट इज AA2020, ये कूपन कोड है, टैटू करवा लो इसका। इसके लिए आपको क्या करना है, VDAntodyne/NEETCC इस लिंक पे जाना है और उसके बाद इस लिंक पे जाने के बाद आपको बाय नाउ पे क्लिक करके आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है A2020। आप उस क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हो जिसकी कीमत, जिसके प्राइस मात्र 2999 रुपए, विच इज वेरी लेस। तो जाओ बच्चों, फटाफट से उसको, इस डील को फटाफट से लो, आपको बहुत काम आएगा। एंड फाइनली गाइज, वेदांतु के लॉन्ग टर्म बैच को आप लोग ज्वाइन करा सकते हो अपने छोटे जूनियर भाई बहन को। तो फटाफट से जाओ, उनको ज्वाइन कराओ। जूनियर भाई बहन को मतलब जूनियर होगा और मे बी यंगर ब्रदर और सिस्टर होगा। अनइंटरप्टेड लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, अब जैसे फिजिकल क्लासेस में होता है, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट्स, नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको ये सारी सुविधाएं चाहिए तो आपको ये लिंक पे जाना है VDAntodyne/YT Pro। और आपको बता देता हूं, पूरे साल भर की फीस अगर आप देखोगे तो मात्र 27,000 रुपए ही फीस है इसकी, 27,000 ओनली। सो इन दैट केस आई हैव अ रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 2252 रुपए पर मंथ फीस है। पूरे साल भर की फीस मात्र 27,000 रुपए ही है। इसके लिए आप लोगों को ये लिंक है जिस पे जाना है VDAntodyne/YT Pro और ये कूपन कोड यूज करना है AA Pro। जब आप इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ 15% का डिस्काउंट मिलेगा और पूरा कोर्स मात्र 27,000 में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, तो 27,000 रुपए में। फाइनली जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे भाई बहन को वेदांतु के साथ जोड़ो, क्योंकि ऐसा बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑनलाइन। और साथ ही साथ हमारी जो ऐप है जिसको यूजर चॉइस अवार्ड मिला है, यस, यूजर चॉइस 2019 अवार्ड मिला है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यस गाइस, बहुत ही बढ़िया ऐप है, डाउनलोड करिए। एंड फाइनली गाइस, वेदांतु की जो टी शर्ट है, ठीक है, वो आपको मिल सकती है अगर आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये टेलीग्राम का ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 35,000 बच्चे अभी तक उसे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो कर लो, यही हमारा एकमात्र टेलीग्राम का ग्रुप है। और फाइनली गाइस, जाते जाते ये हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है। मैं बहुत बार कहता हूँ आपसे, दिस इज़ आवर फैमिली, दिस इज़ आवर परिवार। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक इस फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, सब्सक्राइब करो यार। बहुत ये सब्सक्राइब करना, बेसिकली ये सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको कोई चार्ज नहीं होता है यार मेरे प्यारे बच्चों, नो कॉस्ट है ना। सो सब्सक्राइब करो, फैमिली का हिस्सा बन जाओ, लाइक करो और शेयर जरूर करना नीडी बच्चों को, ताकि वो क्या कर सके, इसको यूज कर सके। चलो गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अब मैं चलता हूं, गुड नाइट गाइज, एंजॉय योर नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।